Good afternoon. Good afternoon. I guess you know that कि कल आपकी छुट्टी है बेटा. अबे लैग कहाँ से आ गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. हेलो हेलो हेलो. जैसी छुट्टी की बात सुनी लैग आ गया. तो कल छुट्टी ना रखी. कल हम क्लास रख ले बेटा. तो क्लास रख ले. बोलने की जरूरत ही नहीं है ना. मुझे कुछ ज्यादा बोलने की कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं है. तो आता है ना प्रैक्टिस करने को आया नहीं यहाँ पे है ना. तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट बैक. कुछ आसान आसान से हल्का हल्का कर लेते हैं. थोड़ा हल्का हल्का बेटा अच्छा लगे थोड़ा सा, क्योंकि कल 2 दिन से बहुत भारी भारी हो गया. तो आज पहले थोड़ा लाइट मोड में रखते हैं, फिर हम थोड़ा टेक्निकल मोड पर भी चलेंगे. ठीक है. तो पहले 1 घंटा लगभग 1 सवा घंटा आधी क्लास लगभग हम मान के चलते हैं. 1 सवा घंटे की जो क्लास होगी उसमें थोड़ा आसान रखते हैं. फिर अगले 1 घंटे थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली दिमाग लगाएंगे. ठीक है. बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे. तो चलिए पहले एनपीवी की बात करते हैं. हम आपके साथ बेटा एनपीवी की टेक्निक पढ़ रहे थे, तो आइए उसी का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं. तो प्लीज ध्यान से देखिएगा. अबे कहां जा. हां लीजिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11. अब प्लीज ध्यान से सुन लेना. पहले पूरी बात सुन लेना बेटा. ये क्वेश्चन ना आपके स्टडी मॉड्यूल में लगभग ऐसा क्वेश्चन सेम नहीं होगा. लगभग ऐसा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में दिया हुआ है. तो कई बच्चों ने मुझसे बाद में पूछा, सर ये वाला क्वेश्चन तो समझ नहीं आया. तो बेटा ये वाला क्वेश्चन इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि वो यहां पढ़ाना है. ठीक है बेटा. तो आपके स्टडी मॉड्यूल में ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में दिया हुआ है. ठीक है. अब मैंने वहां पर पढ़ा दिया था क्या? ये मुझे याद नहीं है. अच्छा मैंने वहां भी छुड़वाया था कि बाद में करवाऊंगा. अच्छा चलो ठीक है. हाँ ठीक है. मतलब मेरे को नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ आपके स्टडी मॉड्यूल में भी है और मेरे नोट्स में था तो मेरे को याद नहीं है. हाँ मेरे नोट्स में था तो मुझे याद नहीं बेटा. मेरे को इतना याद नहीं कौन से क्या बोला था मैंने क्लास में. तो ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारा ना एक्चुअली एनपीवी का क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है. ठीक है. ये हमारा एनपीवी का क्वेश्चन है और थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है. तो आइए एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं बेटा. करते हैं इसको सॉल्व हम आपके साथ. बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है. बहुत ही बढ़िया सा और सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है ना. बहुत ही अमेजिंग सा और सिंपल सा क्वेश्चन है. तो आइए चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन की तरफ. प्लीज अब आप सारे बच्चे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है बच्चों. आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कहता है. A share of the face value of ₹100 has a current market price of 480. बेटा क्या बोल रहा है? कह रहा है एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है और उसका करंट मार्केट प्राइस बेटा 480 है. यानी कि आज अगर मुझे खरीदना है तो मुझे 480 रुपए पे करने पड़ेंगे. दैट इज द सिंपल थिंग. एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 30%. ये हमारा डिविडेंड है. ड्यूरिंग द 5th ईयर शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 1:5. हमारा शेयर होल्डर बेटा उम्मीद कर रहा है कि हम उसे बोनस देंगे बेटा 1:5 में. डिविडेंड रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल. इसका मतलब सर, इसका मतलब जैसे ही हम बोनस देंगे वैल्यू बेटा. प्रभु कहाँ हो प्रभु? कितने हो प्रभु? कितने चलिए हुए? कितने चलिए? अब ठीक है बेटा. चलिए आइए बच्चे अब हम पढ़ते हैं बेटा वापस से फटाफट से. लेट अस सी. हाँ बारिश के कारण हो रहा है, कोई बात नहीं. चलो बेटा सुनो बेटा ध्यान से सुनना. अब जो मैं अगला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा. क्वेश्चन ने बोला डिविडेंड रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस. इसका मतलब सर, इसका मतलब आपके पास है कि जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो हमारा बेटा कैपिटल का बेस बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए. अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ने से प्रैक्टिकली सेम अर्निंग ज्यादा लोगों में बढ़ेगी तो डिविडेंड कम होना चाहिए. सेम अर्निंग ज्यादा लोगों में बढ़ेगी तो डिविडेंड कम होना चाहिए. बट एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि भाई डिविडेंड का रेट हम सेम मेंटेन करके चलेंगे. मतलब जो पहले 30% था वो अभी 30 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. शेयर होल्डर इंटेंड्स टू रिटेन द शेयर टिल द एंड ऑफ 8 ईयर. 8 साल तक बेटा ये बंदा शेयर को रखना चाहता है. At that time, value of share is expected to be 1000. Incidental at the expense of 5% on the market price. बेटा ये क्या बन गया हमारे? हे प्रभु. चलो 1 मिनट रुकते हैं. 1 मिनट मैं अपने एक बार सिस्टम भाई को जरा रीस्टार्ट कर लूं. मैं एक रीस्टार्ट करता हूं. आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लो. ठीक है. आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लो. हाँ जी बेटा अब क्लियर है. चलो मैंने अपना सिस्टम ही रीस्टार्ट कर लिया ताकि दिक्कतें परेशानी दूर हो जाए ना. दिक्कतें परेशानी दूर हो जाए. चलिए आइए बेटा जल्दी से एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं. क्वेश्चन कहता है शेयर होल्डर इंटेंड्स टू रिटेन द शेयर टिल द एंड ऑफ 8 ईयर. हमारा शेयर होल्डर बेटा हमारे शेयर्स को 8 साल तक मेंटेन करना चाहता है. हमने कहा ओके जी. एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 1000. बेटा उस समय हमारे जो शेयर की वैल्यू बता दी गई है 1000 रुपए बता दी गई है अंदाजे से. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल 5%. बेटा ये हमारी एक तरह से फ्लोटेशन कॉस्ट होगी काइंड ऑफ. बट अब की बार ये फ्लोटेशन कॉस्ट कस्टमर को बियर करनी है या इन्वेस्टर को है? ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. बेसिकली ये खर्चे हैं जो भी है. देयर इज नो टैक्स ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन. तो भाई मुझे कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है. ना तो कोई टैक्स है ना कुछ है. सिंपल सी बात है. शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 15%. शुड ही बाय द शेयर. आपसे पूछ रहे जी बताओ क्या हम ये शेयर खरीदें? तो बेटा इसका सिंपल आंसर है सर हम तो देखो एक ही बात जानते हैं. अपनी एनपीवी निकाल लो. आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी बना लो. अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो आप इस शेयर को इन्वेस्ट कर देना, वरना बेटा इसमें पैसा मत लगाना. तो टाइम अमाउंट पीवी फैक्टर और पीवी. पहले बच्चा बात समझ में आ गई. चलो अब मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट समझा देता हूं जो आप में से बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ करता है. ठीक है. मैं हर बैच में ये क्वेश्चन करवाता हूं तो मुझे पता है हर बार बच्चा टकता है. तो मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट करके आपको एडवांस में ये पॉइंट बता रहा हूं कि पॉइंट क्या है. पहले मुझे ये बताओ बेटा क्वेश्चन ने बोला बोनस इशू 1:5. तो इसका मतलब क्या होता है? बताइए जरा बताइए. बोनस इशू 1:5 बेटा इसका मतलब 5 के लिए एक शेयर. अगर 4 हुए तो अगर 4 हुए तो 4 हुए तो कोई बोनस नहीं है. बिल्कुल परफेक्ट. अब मुझे बताओ एग्जामिनर ने बोनस का पॉइंट डाला है तो मुझे बेटा मुझे इसे कंसीडर तो करना पड़ेगा. आई नीड टू कंसीडर दिस बोनस वाला पॉइंट. तो बच्चों जरा यहां पर ध्यान से सुनना. जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो ये सारा सॉल्यूशन बेटा एक एजम्पशन पर बेस्ड है. एंड दैट एजम्पशन इज कि भाई जब भी इन्वेस्टमेंट करा जाएगा इन्वेस्टमेंट विल बी डन इन
मल्टीपल ऑफ 5 शेयर्स। पहले बच्चा बात समझ आई, हम 5 शेयर्स के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑल्दो हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो एक शेयर की करेंगे, हम जो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे वो एक शेयर के हिसाब से करेंगे, बट हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि जब भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। पहले बात समझ में आई है मेरी? अब सर इसका मतलब क्या है, इंपैक्ट क्या है, कैसे होगा, वो सब अभी बातें आपके साथ करते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे शेयर को खरीदने के लिए आज इसका परचेज प्राइस पे करना है, तो टाइम 0 पर हमें 480 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये हमने 480 रुपए पीवी फैक्टर 1 480 रुपए पे कर दिए। अब इसके साथ साथ हमें इसके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करने बेटा टाइम 0 पर ही। एग्जामिनर ने बता दिया था 5% आधा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो बेटा 24 रुपए का इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए। और कोई एक्सपेंडिचर है नहीं, तो 504 रुपए तो पीवीसीओ बन गया। टैक्सेशन का कोई ज्यादा दिमाग है नहीं, तो हमें लगाना नहीं है। अब इस शेयर से हमें मिलेगा क्या सर? इस शेयर से हमें मिलेगा डिविडेंड, और वो मिलेगा अगले 8 साल तक, क्योंकि देयर आर 8 इयर्स, 8 साल है बेटा हमारे पास। तो मैं चलता हूं डिविडेंड ईयर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 साल का। अब यहां पर ना डिविडेंड हर साल अलग अलग है सर। देखो पहले अगर मैं देखूं, हमें बोनस मिलना है 5वें साल में, तो यानी कि पहले 4 साल तक डिविडेंड सेम। बोनस मिलना है बेटा 5वें साल में, तो पहले 4 साल तक डिविडेंड सेम। तो मैं अब इसकी जगह क्या कर सकता हूं, मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं भाई 1 से लेकर 4 तक आपने शेयर है 100 रुपए का, उसकी डिविडेंड देना है 30%, तो 30 रुपए का डिविडेंड आपको मिलना है बच्चा। क्योंकि डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पर लगाई जाती है यार? बेटा डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बताओ मुझे, अब 5 से लेकर 8 तक क्या होगा ये समझना है। अब बेटा ये समझना है 5 से 8 तक क्या होगा, जो मेन मैटर है। अब आइए सुनते हैं। बताओ जी, अब हम मान लेते हैं हमने 5 शेयर खरीदे होंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेटा हमने 5 शेयर खरीदे, यानी कि एक शेयर पर 30 रुपए मिलता है, तो बेटा 5 शेयर पर कितना मिलेगा? एक शेयर पर 30 रुपए मिलता है, तो 5 शेयर पर 150। बहुत बढ़िया। अब 5वें साल में क्या हुआ, कंपनी ने 5वें साल में एक शेयर आपको फ्री में दे दिया, कहते लो जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अब बताना जरा, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो कितने हो गए? 6। डिविडेंड मिलेगा बेटा 180, डिविडेंड मिलेगा 180। बट मैं जब इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो मैं 180 रुपए कमा रहा हूं ऑन 5 शेयर्स। सोचो जरा सोचो भाई, मैंने तो इन्वेस्टमेंट 5 में करा था, वो तो फ्री में मेरे को मिल गया, उसके बदले मैंने कोई पैसे भी नहीं दिए। तो भाई मेरे तो 180 रुपए 5 के, यानी कि प्रैक्टिकली मेरा एक शेयर का जो मुझे इनकम पड़ेगी वो 36 रुपए हो गई। बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो है इसका लॉजिकल तरीका समझने का। अब बुक्स में आपको कैसे मिलेगा? बुक्स में होता है 30 रुपए अभी मिल रहा है, अब आपको 1/5 का बोनस मिल गया, तो आपको 36 रुपए मिलेंगे। अब बच्चा पागल ये करा क्या, और फिर वो उल्टी सीधी इंटरप्रिटेशन से इसको समझ लेता, पता नहीं क्या। पहले बेटा बात समझ आई भाई, हम तो यहां पर सारा खेल इस assumption का है। ये assumption कह रही है हम तो 5 के मल्टीपल नहीं करेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं हमें बोनस मिलेगा, बोनस मिलने के बाद उसका डिविडेंड भी मिलेगा। बट इन्वेस्टमेंट तो बेटा 5 में ही है, इन्वेस्टमेंट मेरी 5 में है, तो मेरे को 180 रुपए मिले ऑन द बेसिस ऑफ 5 शेयर्स, तो मेरा एक शेयर का 36 रुपए के बराबर का डिविडेंड हुआ। सिंपल, मेरे को मिले 180 रुपए, इन्वेस्टमेंट 5 में, तो बेटा एक शेयर का मेरे पास 36 रुपए आया। राइट। अब इसके अलावा बेटा लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। बेटा स्पर्श पहले 5 शेयर थे, एक पे 30 रुपए मिलते हैं, तो 6 शेयर पे कितने मिलेंगे बेटा? 180। सिंपल। अब हम लास्ट में कैश फ्लो ले लेंगे फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। अब हम शेयर को बेच देंगे बेटा 8वें साल। बताइए जरा कितने पैसे मिलेंगे बेटा इसको बेचकर? हमारे पास है, हमारा एक शेयर बेटा 1000 रुपए का है, हमारा एक शेयर 1000 रुपए का है। एम आई राइट? चलो बेटा अब यहां भी बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब ये पोस्ट डिविडेंड की बातें आ गई हैं। नहीं बेटा वैभव गलत है। बताओ जी, सबसे पहले अब हम यहां पर निकालेंगे हमारी सेल वैल्यू। तो क्या मैं बोलूं बेटा मेरे पास बेचने के लिए कितने शेयर्स हैं? हाउ मेनी शेयर्स आई हैव टू सेल? मेरे पास 6 शेयर्स हैं। तो बताओ बेटा मुझे पैसे कितने मिलने वाले हैं? पहले लॉजिकली समझते हैं, मुझे पैसे कितने मिलने वाले हैं? 6000। बट अगेन इन्वेस्टमेंट कितने में करा था? इन्वेस्टमेंट 5 में। इसका मतलब मेरे लिए तो एक शेयर के बदले 1200 मिल गए, मेरे लिए तो एक शेयर के बदले 1200 मिल गए, क्योंकि बेटा जो बोनस वाला पार्ट है वो तो 5 शेयर के लिए ना, तो वो 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो एक शेयर का बोनस है 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिमिलरली ये जो 1000 रुपए हैं बेटा, 1000 रुपए भी 5 में डिस्ट्रीब्यूट होके आपके पास 1200 हो गए। सिंपल, माइनस कर दोगे आप इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 5%, 60 रुपए माइनस हो गए, तो नेट 1140 रुपए का कैश फ्लो आ जाएगा। तो ये हम यहां पर लिख देंगे 1140 रुपए, और यहां पर लगा दिया स्टार। सिंपल सा आंसर बेटा। पर हम 5 शेयर थे, एक बोनस मिल गया, 6 हो गए, बेचेंगे 6000 रुपए मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट 5 में था, तो एक के बदले तेरे को 1200 मिले, बस वही 1200 है। चलिए अब यहां पर आप मुझे इसके पीवी फैक्टर और एन्युटी फैक्टर बताइए। ये आप बता रहे हो 0.327। ओके यस बेटा, कौन सा वाला है? पहले वाला दूसरे वाला? ये तो बता दे। ये मैं मान रहा हूं बेटा पहले वाला, मैं ऐसा मान रहा हूं, तो मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरे वाला बताओ बेटा। 5 to 8 बता रही है। 2.54 इमरान बता रहा है बच्चा। चलो अब मुझे इनका मल्टीप्लाई बताओ। 2.855 into 30, तो बेटा ये आता है 85.65, 36 into 2.54, ये आता है 91.44, 1140.327, ये आता है 372.78। बेटा सब तेरी तरह आलसी थोड़ी है जो बैठे रहेंगे बेटा। 549.87। पहले ये बात समझ में आ गई? ये आ रहा है क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया? ये क्या है ना 549 मैंने निकाल दो, तो बेटा पीवीसीआई आ जाएगा। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपने सारे ये पीवी फैक्टर वगैरह ठीक बताया, मेरे को नहीं पता ये ठीक है या नहीं है। आपने जो बताया मैंने वही लिख दिया है ना, आपने जो बताया मैंने उसके बेस पर कर दिया। तो अब बताओ यहां से वी कैन हैव आवर एनपीवी दैट इज b - a, तो अगर मैं निकालूं तो दिस इज 45.87, तो देयरफॉर रिकमेंड टू इन्वेस्ट। आप बेटा इसमें रिकमेंड कर दोगे टू बाय द शेयर, क्योंकि आपको तो बेनिफिट मिल रहा है अल्टीमेटली एज अ इन्वेस्टर। बेटा आपको यहां पर फायदा मिल रहा है। तो आई होप पहले ये वाली बात समझ में आ गई बेटा। बच्चों ने निकाला, मुझे क्या पता। 15% पर निकालना था 1.15 डिवाइड 1 2 3 4, तो ये जीटी करके 2.855 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और 1.15 डिवाइड 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6 7 8, और ये वाला गलत आ रहा है बेटा। दिस इज रॉन्ग। ये जिसने भी निकाला बेटा गलत निकाला है, ये जिसने भी निकाला गलत निकाला है।
ये आ रहा है 1.63, ये नलायक है सारे जितने बच्चों ने निकाला, 1.632 into 36 बेटा ये आ रहा है 58.86 प्लस 85.65 372.78, ये आ रहा है बेटा 517.29 माइनस 504, ये आता है 13.29। चलो शुक्र है आंसर तो अभी भी सही है। आई होप पहले बात समझ में आ गई बेटा, बोलो जी बोलो। चलो यहां तक बेटा आपको पहले समझ में आ गया। देखो ये वाला पार्ट तो जो था इसमें तो कोई ज्यादा मेरे लिए टेंशन नहीं था। अब इसका ना अभी खत्म नहीं हुआ, एक पार्ट और है। आइए पढ़ते हैं बेटा, हमने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी थी। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ही कैन पे फॉर द शेयर। अब कहता है ये बताओ, अगर मान लो आपको इन्वेस्ट करना है तो अब वाइस वर्सा सोचवा रहा है, आपको कह रहा है ये बताओ भाई मैं मैक्सिमम इसके कितने पैसे दे सकता हूं। बेटा अब आप मुझे बताओ, कोई भी पर्सन मैक्सिमम कौन से लेवल पर काम करता है? कोई भी पर्सन मैक्सिमम उस लेवल पर काम करता है जहां पर वो बोलेगा कि भाई प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। यस और नो? भाई ना प्रॉफिट और ना लॉस हो तो मैं वर्स्ट सिनेरियो में काम कर लूंगा। याद है वो मे और मे नॉट, भाई मे और मे नॉट है, वहां पर काम कर लेंगे हम। तो दैट इज द कांसेप्ट ओवर हियर। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम प्राइस। बेटा हम क्या कहेंगे, हम एनपीवी को 0 बोल देते हैं, तो पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा पीवीसीआई कितना है? अब देखो मुझे तो निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो मेरे लिए तो पीवीसीओ विल बी द बैलेंसिंग फिगर। तो मैं कहूंगा 517 कितना था ये 0.29 माइनस पीवीसीओ इज इक्वल टू 0, तो पीवीसीओ इज इक्वल टू 517.29। सो दिस इज द मैक्सिमम वी कैन पे फॉर दिस। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बट रुको, यहां पर काम खत्म नहीं होता। क्वेश्चन ने पूछा था मैक्सिमम प्राइस, हमसे तो शेयर का प्राइस पूछा था। सर हमने देखा पीवीसीओ में प्राइस के साथ साथ बेटा क्या जुड़ रहा है, पीवीसीओ में प्राइस के साथ इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस भी जुड़ रहे हैं। तो बच्चा मुझे बताओ अब हम क्या करें? तो अब हम यहां पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अब हम कहते हैं लेट मैक्सिमम प्राइस को अपन मान लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए भाई। तो आप मुझे बताइए देयरफॉर हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा? देयरफॉर हमारा इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस बेटा कितना हो जाएगा? 5% ऑफ वाई बोले तो 0.05 वाई, तो देयरफॉर वाई प्लस 0.05 वाई इज इक्वल टू 517.29। तो बेटा बताइए वाई कितना हो जाएगा? तो ये मेरे पास आता है बेटा 492.66। देयरफॉर मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी पेड, जो अपन पे कर सकते हैं बेटा, वो हमारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 492.66। पहले बात अब आपको समझ में आई है? बोलो जी बेटा 517 पीवीसीओ है, पीवीसीओ में दो चीजें हैं, परचेज प्राइस और साथ साथ इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस। परचेज प्राइस वाई मान लो, एक्सपेंसेस 0.5% है, वो आ गया, दोनों का जोड़कर इतना होना चाहिए, बात खत्म। वाई की वैल्यू आ गई बेटा 1.05 से डिवाइड हो गया। क्लियर बच्चा लोग? पहले यहां तक का बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, छोटा सा बट बढ़िया क्वेश्चन, छोटा और बढ़िया क्वेश्चन बेटा। चलिए अब आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी करिए, फिर मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा जल्दी से। बेटा आप में से कई बच्चे इस पार्ट को पूछ रहे हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेना बेटा। मैंने आपको लॉजिकली बताया 5 शेयर खरीदे थे, एक शेयर फ्री मिल गया, तो आपके पास हो गया 6 शेयर। एक शेयर बिकता है 1000 रुपए का, तो टोटल पैसे मिलेंगे 6000। 6000 के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट 5 शेयर की थी, तो इसका मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक शेयर पर आपको 1200 रुपए मिल गए, सो दैट इज द 1200। दूसरे तरीके से देखिए, एक शेयर के 1000 रुपए, 1000 रुपए एक के हैं, जो बोनस मिला था एक शेयर का वो हमें 5 के बदले मिला था, तो इसका फायदा पूरे के पूरे 5 में बटेगा। तो एक शेयर पर जो फायदा वो 200 का, तो जैसे मर्जी समझ लो, ये 1200 आएगा, जैसे ये 36 आएगा, दोनों एक ही बात है, जैसे मर्जी अंडरस्टैंड कर लो। एनपीवी 0 है बेटा, क्योंकि दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो जहां पर आप काम करोगे, जहां पर आप काम करोगे, दिस इज द वर्स्ट केस सिचुएशन जहां पर आप काम करना पसंद करोगे। अगर नेगेटिव हो गया तो वैसे ही काम नहीं करोगे, और पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। बेटा एक काम करो ना, तुम जानी मांग लो, एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जानी मांग लो, सारा क्वेश्चन दोबारा करवा लो। तो एक एक करके क्यों बोलते हो बेटा? एक ही बार में बोल दो, सारा दोबारा बता दो। मैं बेटा 5% डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो इंक्लूसिव है, वहां पर आपको एमयू करना पड़ेगा। अगर आप वो 517 में डायरेक्टली परसेंटेज लगाना चाहते हो तो बेटा एमयू करना पड़ेगा, सिंपल। बेटा यहां भी वही कॉन्सेप्ट है जो यहां पर है। आपके पास 5 शेयर थे, एक शेयर पे 30 रुपए मिलता है, अब आपके पास 6 शेयर हो गए हैं, तो आपको 180 रुपए मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट 5 में था, तो एक शेयर पर आपको 36 रुपए मिले। जो एक शेयर पे आपको डिविडेंड एक्स्ट्रा आया वो 5 की वजह से आया, तो उनका बेनिफिट अगर 5 में बांटोगे तो एक पर 6 रुपए का फायदा, 30 पहले से था, तो 36 रुपए एक का पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आई होप पहले यहां तक डन हो गया बेटा। करिए बेटा जल्दी से। हाँ तो बेटा टफ है तो लगेगा बेटा संजना, मैंने कब बोला था ये चैप्टर आसान है? मैंने तो एक बार भी नहीं बोला था ये चैप्टर आसान है। मैंने तो बोला ही था ये चैप्टर टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, हर क्वेश्चन में दिमाग लगता है इसमें। आपको पहले की 4 क्लासेस देखकर समझ में आ गया होगा कि चलो चलो कोई बात नहीं है, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना। बट बेटा मैंने पहले दिन बोला था वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर भी डिटेल में चल रही है, धीरे धीरे करके आ रही है। चलिए जल्दी से करिए बेटा कॉपी नेक्स्ट। बेटा भी वही बात करेंगे, तो जल्दी से बताओ भाई। फर्स्ट बाय डिफॉल्ट एनपीवी इज द बेस्ट टेक्निक, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम हर एक में एनपीवी निकालेंगे जब तक कुछ और ना बोला जाए। हाँ जी भाई साहब, सेल और परचेज दोनों पे लगेंगे। बेटा 5 to 8 के लेनी है, 9 कहां से आ गया विनय? 5 to 8 ईयर्स के लेगा ना, 8वें साल पर तो बेच ही देना है। और इमरान बेटा कल परसों भी सिखाया था ये 5 to 8 कैसे निकालना है, आपको 2 अलग अलग तरीके बताए थे मैंने, कैसे कैसे करती है।
अब मेरे को याद नहीं कल सिखाया था परसों, एक दिन में सिखाया था अभी। क्या पीवीसीओ की वैल्यू क्यों नहीं? भाई पीवीसीओ तो निकालना है ना मयंक, यू नीड टू फाइंड आउट द प्राइस। बेटा प्राइस निकालना है, प्राइस कहां होगा जो तू खर्चा करेगा? क्या हो गया बेटा तुम्हें सबको? तुम तो अभी से मेरे को अपने रंग दिखा रहे हो, मैं तो अभी आगे की बात करने वाला था, तुम तो यहीं पे धराशायी हो गए एक क्वेश्चन में। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये तो यहीं पे गिर पड़ गए, इनका तो यहीं पे काम हो चुका है। ये तो अभी से गाना गा रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बेटा मयंक क्या बता दे भाई, एम प्लस दबाओ, करो आंसर, इसमें कोई क्या बताएगा तेरे को? बेटा भूल गया तो क्लास देखिए वाली दोबारा, आपको कहेगा बार बार वो भूले भाई भूला, मेरे को दोबारा याद दिलाओ, तो ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा ना। देखो परम सबसे बढ़िया मान ले कि पेपर में गिवन होगा, खत्म, नहीं गिवन होगा आगे वाले से पूछ लियो, खत्म। वो भी नहीं बताएगा तो छोड़ा, पेपर में क्या होगा, मैं वैसे भी आधा पेपर करके आता हूं, मैं तो वैसे भी आधा पेपर करके आता हूं, तो मुझे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, एक आध नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है अपने को, है ना। मेरे से वैसे भी पेपर पूरा नहीं हो रहा, जितनी मेरी स्पीड है कॉपी करनी उस हिसाब से तो ढूंढना नहीं मेरे से। चलिए अब हो गया बेटा कॉपी। चल अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ जी गुड न्यूज सुनते हैं, गुड न्यूज, सबसे बड़ी गुड न्यूज है, एनपीवी खत्म। यस एनपीवी खत्म। अब एक बैड न्यूज भी तो है साथ साथ बेटा, साथ साथ बैड न्यूज भी होती है। सुनो, एनपीवी 75% खत्म, एनपीवी 75% खत्म। बेटा अब एनपीवी बाद में दर्शन देगा, अब एनपीवी बेटा बाद में दर्शन देगा, थोड़ी देर बाद आएगा, भक्तजनों थोड़ा इंतजार करें। अब ये मंडे या ट्यूसडे में वापसी दर्शन देगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को देगा, है ना। अब ये मंडे को वापसी आपको दर्शन देगा, मंडे या ट्यूसडे को। हाँ अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं बच्चों, एनपीवी इज द बेस्ट टेक्निक व्हिच वी हैव अमंग ऑल द टेक्निक्स। जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट एनपीवी है। देखो हमने पहले वाली 3 पढ़ी थी, उन सबकी डिसएडवांटेजेस थी। एनपीवी की ज्यादा कुछ नहीं, फालतू की एक बना देंगे तो बना देंगे। अब इसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं, अब हम इसके बाद एंड आगे का पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले कुछ एक आसान सी बिल्कुल लड्डू सी टेक्निक है, जो मतलब आधे घंटे में मेरे ख्याल से निपट जानी चाहिए, अगले अगले 30-40 मिनट्स में निपट जानी चाहिए, पहले उसको फटाफट से खत्म करते हैं। जी हाँ बेटा आसान सी टेक्निक है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या हम इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, दोनों ही नाम है बेटा, दोनों में से कोई भी कर लो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डिजायरेबिलिटी फैक्टर। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये टेक्निक क्या है, इसको कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो अगर मैं इसको पहले ना कैलकुलेशन बता देता हूं, तो अगर हमें अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है बेटा, ये टेक्निक है मुफ्त वाली, ठीक है, ये मुफ्त वाली टेक्निक है। तो ये पीआई कैसे निकलता है, देखो एनपीवी आप करोगे, एनपीवी का क्वेश्चन आता है तो आप पूरा करोगे कैलकुलेशन, जैसे ही कैलकुलेशन करोगे साथ में एग्जामिनर बोल देगा चलो पीआई निकाल देना, चलो जी निकाल लेना इसको भी। तो बेटा इसका मतलब ये कैसे निकलता है सर, ये कुछ नहीं है, ये दोनों का रेशियो बना देता है, बस खत्म, खत्म बेटा, दैट्स ऑल। ये क्या करता है बेटा, दोनों का रेशियो बना देता है। अब देखो लोग बोलने के लिए तो यही बोलते हैं कि रेशियो बना देता है, काम खत्म है, क्या हो गई खत्म, है ना, लोगों के लिए तो यही है, अपने लिए नहीं ना, थोड़ा समझते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट इसका इतना ही है, ये सीरियस पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट इसका इतना ही है, बस खत्म, कॉन्सेप्ट इतना ही है। बट सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे सीखने को क्या मिलता है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये मैटर इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा समझते हैं बेटा। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इसका एक और तरीका भी होता है, कई लोग इसमें क्या करते हैं, एनपीवी न्यूमरेटर में ले लेते हैं और पीवीसीओ कर देते हैं, मतलब आप इसमें पीवीसीआई की जगह कभी-कभी लोग एनपीवी पर ये भी निकाल लेते हैं। अब अगर मैं पहले इसको डिफाइन करूं तो बेटा इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज पीवीसीआई फॉर एवरी रुपी ऑफ पीवीसीओ। पहले बेटा बात समझ में आई है, 1 रुपए के इनफ्लो आउटफ्लो के बदले, पहले ध्यान से सुन लेना, हर 1 रुपए के आउटफ्लो के बदले आप कितना कमाने वाले हो, पहले बच्चा बात समझ में आ गई, हर 1 रुपए के आउटफ्लो के बदले आप कितना जनरेट करने वाले हो या कितना कमाने वाले हो, दिस इज टेक्निकली योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सर अब हमने इसको 1 रुपए की टर्म्स में क्यों निकाला, हमने इसको रेशियो में क्यों बना दिया, तो बेटा बचपन से हमें कॉन्सेप्ट सीखते आए हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स का मतलब होता है जहां हम क्वांटम में अमाउंट्स में बात करते हैं, जबकि एक होता है रिलेटिव मेजर जहां पर हम परसेंटेजेस या रेशियोज में बात करते हैं। तो बेटा प्रैक्टिकली ये एनपीवी का रिलेटिव मेजर है। सर अब मान लो मेरे सामने 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेरे सामने 2 प्रोजेक्ट है, एक कहता है मैं 10 करोड़ लगाऊंगा 1 करोड़ कमाऊंगा, 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ कमाऊंगा, जबकि दूसरा कह रहा है भाई मैं 20 लाख लगवाऊंगा 5 लाख कमाऊंगा, मैं 20 लाख लगा के 5 लाख कमाऊंगा। अब अगर मैं एनपीवी के बेस पर देखूं तो ऑब्वियसली 1 करोड़ वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए बेटर है, 1 करोड़ वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए बेटर हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो 1 करोड़ पे जनरेट कर रहा है। बट ये एब्सोल्यूट टर्म्स हो गए। अब मैं रिलेटिव टर्म्स में देखता हूं, वो 1 करोड़ 10 करोड़ के बेस पर कमा रहा है, यानी कि वो 0.10 कमा रहा है। अगर मैं एनपीवी की टर्म्स में बात करूं तो वो 10% कमा रहा है, जबकि पहले वाला 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख बेटा वो 25% कमा रहा है। तो ये कहेगा भाई साहब रिलेटिव टर्म्स में बात करो, तो रिलेटिव टर्म्स में 25% इज द बेस्ट। अब पहले इसका मतलब समझ आ रहा है बेटा। अब हम एज अ इन्वेस्टर रिलेटिव और एब्सोल्यूट कब देखते हैं, पहले तो मीनिंग समझ में आ गया था। अब हमें कब एब्सोल्यूट देखना है, कब रिलेटिव देखना है, ये भी समझने की जरूरत है, मतलब कब एनपीवी कब पी है। तो बेटा सिंपल, जब हमारे पास आउटफ्लो का लिमिटेशन हो, हमारे पास एक लिमिटेड फंड्स हो, तो हम चाहेंगे हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो। और जब पैसे की ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो बेटा जो आ रहा है सब में लगा दो। पहले बात समझ आई। तो जब भी आपका अमाउंट या कैपिटल लिमिटेड होगा, उस केस में प्रैक्टिकली हम लोग पीआई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव मेजर्स देखते हैं आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस, वेयर एज व्हेन देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द फंड्स देन वी गो बाय द एब्सोल्यूट नंबर्स व्हिच इज योर एनपीवी। पहले बेटा फंडा और मतलब समझ में आया, पहले बेटा फंडा और मतलब समझ में आ गया। चलो अब अगर मैं कहूं मुझे इसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करनी है, भाई अल्टीमेटली वी हैव टू डू डिसीजन मेकिंग, तो बताओ जरा भाई, है तो ये भी एक मेजर ऑफ इनकम। तो सबसे पहला हमारा जनरल रूल बताइए बेटा, तो जनरल रूल क्या होगा, वही आपको देखो पता भी है, सिंपल सर, हायर द बेटर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास स्वयंवर हो रहा है तो क्या करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम कहें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बच्चा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, सर सिंपल, प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। भाई प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा हो,
फिर हम कहते हैं बेटा तीसरा, अब टिंडर भाई साहब आ गए हैं इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट हो गया है तो बेटा यहाँ पर केसेस बनते हैं। तो यहाँ पर पीआई के बेटा 3 केस बनेंगे, या तो ये ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 या इक्वल टू 1। अब जरा खुद सोचना, अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो से तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे। अगर लेस देन 1 है तो आउटफ्लो ज्यादा है तो आप इसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दोगे, और यहाँ पर मे और मे नॉट। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करूं तो आई वुड से यहाँ पर एनपीवी बेटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपका एनपीवी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर आपका एनपीवी 0 होगा। पहले बच्चों बात समझ में आ गई? आई होप एवरीवन इज क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्या हो गया, अच्छा ओ चलो क्वेश्चन नंबर 13 बीच में 12 रह गया, अभी करते हैं उसको, पहले 13 करते हैं। वो मेरे से रह गया, मैंने अगला टॉपिक पढ़ा दिया, पहले कोई बात नहीं कर लेंगे। सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो ऑफ दिस एंड दिस। बेटा देख रहे हो पैसा, देख रहे हो कितना कितना लग रहा है, जैसा मैंने भी एग्जांपल दिया था, ये वही बात आ गई। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं। फर्दर द सम ऑफ डिस्काउंटेड इनफ्लोस फॉर दीस आर दिस। तो बेटा अगर मैं बोलूं यहां पर मेरे प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज ए बी सी कुछ भी ले लो, फिर हमारे पास पीवीसीओ बता दिया, यहां पर बताया 5.5 लाख, देन आपके पास है 75,000, और ये कितना है भाई साहब 100.20 लाख, ठीक है जी। फिर हम पीवीसीआई की बातें करते हैं, ये है 6.5 लाख, ये है 95,000 और 100.30 लाख, राइट। अब देखो अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूंगा तो ये 1 लाख कमाता है, ये 20,000 कमाता है, ये 0.10 लाख कमाता है। एम आई राइट? एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ये वैल्यूज है, बट अगर हम रिलेटिव टर्म्स में, क्योंकि हमें तो डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकालना है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पीवीसीआई पीवीसीओ करो जरा, देखो ये कितना हो जाएगा, 6.5 डिवाइडेड बाय 5.5, 1.18। मैं लिख भी देता हूं वरना हमारे सुपर इंटेलिजेंट बच्चे भी थोड़ी देर बाद बोलेंगे सर प्लीज रिपीट। 6.5 बच्चा 5.5, 1.18, फिर 95 बाय 75 बेटा कितना होता है 1.267, और 100 पॉइंट ये कितना बच्चा 30 100.20, तो ये अप्रोक्सीमेटली बनी आ गया 1.001, चलो जो भी आ रहा है। अब देखो अगर हमारे पास पैसे का शॉर्टेज है तो सबसे पहले इसमें इन्वेस्ट करो, फिर इसमें करो, दैट इज द स्ट्रेटजी, और फिर थर्ड रैंक उसकी। जबकि एनपीवी के हिसाब से दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। अब पहले दोस्तों बात और मुद्दा समझ में आया कि आपको कैसे डिसाइड करना होता है बिटवीन द रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट टर्म्स, एंड पीआई इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ एनपीवी यू कैन से, और एनपीवी इज अ एब्सोल्यूट नंबर। चलिए बेटा अब आप बच्चे फटाफट से पहले ये वाला कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसके आगे की कहानी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ ये आसान है बेटा, मैंने पहले बोला इसमें ज्यादा दिमाग लगना नहीं आपका, ज्यादा टेंशन भरा कुछ है नहीं इसमें, बट आपने बेटा कॉपी जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि कॉपी नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। हाँ जी भाई साहब, टाइम्स की टर्म्स में आएगा बेटा। हो गया बच्चों यहां तक? अबे 2 लाइन लिखने में भी इतने बबलू आते हैं, हद हो गई यार। अबे 2 लाइन लिखने में इतने बबलू आ गए इनके तो, पेपर में तो मेरे को लग रहा है जमाने बीत जाएंगे बेटा इनको करते करते। करिए बेटा कॉपी, आप कॉपी करो। मेरे में एक अर्जेंट सा कॉल आ रहा है, सो मेरे को 1 मिनट दे दो, कुछ अर्जेंट है मैटर, सो आप एक बार कॉपी कर लो, तब तक मैं 2 मिनट के लिए अभी जा रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ ओके, तो ठीक है वहां पे, ठीक है।
हेलो जी, हो गया क्लियर? हाँ जी बेटा, हो गया क्लियर? हाँ तो क्या हो गया, भूल गया था तो क्या हो गया, 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 तुमने भी सुन लिया, क्या हो गया? चलो कह रहा पूरा ही सुना देते। चलो आगे बढ़े। कैमरा भी ऑन करते थे तो कैमरा ऑन करके भी क्या होता, वो मैंने थोड़ी तुम्हारी याद थी, वो तो फोन पे थी। हाँ उसको पता बेटा क्लास होती है तो बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे। हाँ चलो, वो तो मेरे को था कि भाई बार बार मैसेज आ रहा, कॉल आ रहा, तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो मैंने कहा चलो एक बार पूछो क्या क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने, है ना। चलो तो मैंने एक बार बता दूं, है ना। मैं भूल गया था तो मैंने एक बार बता दूं, ठीक है। चलो आज बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। सुनो, अबे सुन लो इधर बेटा। अब हम मैंने जैसे आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यूज्ड कैसे होगा, यूज्ड होगा कैपिटल राशनिंग। अब कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या होता है, अगेन बेटा ये वही बात हो गई जो भी मैंने आपको बताई थी। कैपिटल राशनिंग का मतलब हो गया व्हेन देयर आर लिमिटेड फंड्स, व्हेन देयर आर लिमिटेड फंड्स टू इन्वेस्ट। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई? जब अपने पास लिमिटेड फंड्स होंगे तो उस केस में हमारे पास जो सिनेरियो या कैटेगरी लगती है वो लगेगा बेटा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कांसेप्ट। आई होप पहले बात समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर ना हमारे पास कई सारे टाइप की कैटेगरी बनती है बेटा। कैसे? जैसे इसके अंदर एक केस बनेगा केस ए। केस ए बन सकता है या हम इसको ऐसे बोलते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करता हूं। हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज होती हैं। चार पॉसिबिलिटीज क्या होती है जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्सेस डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। याद आ गया बच्चों? इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट। अब ये क्या था बेटा, बेसिकली ये हमारे टिंडर अंकल हो गए और ये वाले बेटा कौन से हो गए हमारे, ये हो गया बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिपेंडेंट बोल दो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दो, एक ही बात है बेटा आपके लिए फिलहाल। तो आप इसको टिंडर बोल दो और इसको बेटा शादी बोल दो। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई? या तो इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में से कोई एक कैटेगरी। दूसरा हमारे पास जो प्रोजेक्ट होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। हमारे प्रोजेक्ट दो प्रकार के होंगे, एक होता है हमारे पास डिविजिबल और दूसरा हमारे पास होता है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। तो हमारे पास दोस्तों दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं। अब कैसे बेटा, सिंपल सा आंसर है इसका। अगर मुझे बैंक में एफडी करवानी है तो मैं अपनी मर्जी की करवा सकता हूं या बैंक वाला मुझे बताएगा नहीं भाई साहब मैं तो 5,000 की करूंगा? बताओ, मैं चाहूं तो 100 रुपए की करवा दूं, चाहूं मैं 1 लाख की करवाऊं, मेरी मर्जी है ना, अपनी मर्जी। तो ऐसे होते हैं बेटा डिविजिबल प्रोजेक्ट, मतलब जहां पर आपका जितना मन करे आप उतना पैसा डाल दो, जितना मन करे उतना इन्वेस्ट कर दो। तो बेसिकली ये आपका बैंक एफडी का एग्जांपल हो गया। मैं आसान से एग्जांपल दे रहा हूं ताकि ज्यादा टेंशन ना रहे। बट जब आप कोई घर खरीदते हो या कोई फ्लैट परचेस करते हो, जब आप कोई घर या फ्लैट परचेस करते हो, कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, तो मुझे बताओ क्या कहते हो भाई साहब मेरे पास लाख रुपए, 1 लाख रुपए की दे दो, बस 1 लाख रुपए का हिस्सा दे दो, बाकी किसी और को बेच देना। नहीं भाई, आपको लेना है तो पूरा लो वरना मत लो, आइदर टेक इट और रिजेक्टेड एज द केस में बी। तो अगर आप होम या प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो बेटा उस केस में आपके पास इंडिविजुअल। पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई। अब एग्जामिनर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन देगा, साथ साथ इसमें से और इसमें से कोई एक सिचुएशन। तो बेटा चार कैटेगरी के क्वेश्चन प्रैक्टिकली बनते हैं। बट आपके पास आज तक इस चैप्टर में से बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आया हुआ इस पर्टिकुलर में से। इसके जो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है वो आप सीए फाइनल में सीखेंगे। इसके जो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, इनफैक्ट एमपीवी का भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होता है, वो सब आप सीए फाइनल में सीखेंगे। यहां पर हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास जिस लेवल का है उतना ही मैं आपके साथ आपको पढ़ा रहा हूं। पहले दोस्तों बात और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपके साथ पहले इस टॉपिक का क्वेश्चन करवाता हूं। लीजिए बेटा क्वेश्चन। SK Limited planning its capital investment for next year. It has 5 projects, all of which give a positive NPV at a cut-off rate of 15%. Investment outflows and present values, ये बेटा इन्वेस्टमेंट है और ये सीधा NPV दे दिया। कंपनी इज लिमिटेड टू अ कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ 1,20,000। बेटा क्या बोल रहे हैं, आपके पास पैसा लिमिटेड है 1,20,000। रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट द रिटर्न फ्रॉम अ पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट। प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल। तो मतलब सब अलग अलग है, आप किसी को सिलेक्ट करो किसी को रिजेक्ट करो कोई फर्क नहीं है, और डिविजिबल भी है। तो अगर हम आपके साथ बेटा इसका सॉल्यूशन करें तो कैसे होगा सॉल्यूशन सर? मैंने कहा आइए जरा समझते हैं। हमारे पास एग्जामिनर ने हमें अलग अलग प्रोजेक्ट बता दिए जिसमें उनका पीवीसीओ या एग्जामिनर ने वर्ड बोला इन्वेस्टमेंट, वो हमें बता दिया बेटा इन्वेस्टमेंट, और साथ साथ हमारे पास हमें एनपीवी भी बता दिया। तो आइए फटाफट से लिख लेते हैं। हमारे पास ए बी सी डी ई 5 प्रोजेक्ट है, 50 40 25 30 35। तो ये है बेटा 50 40 25 30 और 35। आई हो पहले बच्चा बात समझ में आ गई। देन एनपीवी 15,400 18,700 15,400 18,700 10,100 11,200 10,100 11,200 एंड द लास्ट वन इज 19,300। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे भी निकाल सकते हो, आप एनपीवी निकाल लो पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक्चुअली क्या है, हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं बोलते, हम इसको पीआई बोलते नहीं है, क्योंकि पीआई का मतलब तो वही है इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। बट सिंस यहां डायरेक्टली दे रखा है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर लो तो पीवीसीआई आ जाएगा, फिर उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो तो पीआई आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, बट मैंने कहा सीधा ये दिया हुआ है तो ज्यादा दिमागी क्यों लगाना, सीधा ले लो। हमने कहा ओके। तो अगर हम कैलकुलेशन देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, 15,400 डिवाइडेड बाय 50,000 0.308। फिर अगला वाला बताइए बेटा, पॉइंट अगला वाला 4675, नेक्स्ट 404, नेक्स्ट 373 एंड द लास्ट वन 551। अब क्या मैं इसके बेसिस पर बेटा इसकी रैंकिंग कर दूं? तो अगर मैं रैंकिंग करूं तो सबसे पहले दिस इज रैंक 1। मैंने यहां पर एरो बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई कौन सी वैल्यू कहां पर जा रही है, पता चले आपस में कंफ्यूजन हो जाए, क्रॉस कनेक्शन हो गया, क्योंकि सब ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा बेटा। फिर उसके बाद सेकंड रैंक हमारा किसका होगा, ये 4675 वाले का। थर्ड रैंक विल बी फॉर 404। देन हमारे पास बेटा ये फोर्थ रैंक और ये हमारे पास फिफ्थ रैंक। आई होप पहले बात समझ में आ गई। अब दोस्तों इसके बेस पर मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना फाइनल बुफे बनाने की भाई साहब कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे हिसाब से बेस्ट है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट और इतने साढ़े को लगा एनपीवी। तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले ई में पैसा लगेगा 35,000, तो प्रोजेक्ट ई में लगेगा 35,000, कमाने वाले बेटा 19,300। तो ये सबसे पहला पार्ट हो गया।
सेकंड रैंक आपने दी बी को 40,000 18,700, बी में पैसा लगेगा आपका 40,000 और इसका वैल्यू है 18,700। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड रैंक आती है प्रोजेक्ट सी 25,000 और 10,100। प्रोजेक्ट सी बेटा ये आता है 25,000 और ये आता है 10,100। आई होप पहली बात समझ में आ गई। बेटा देखो 3 प्रोजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास पैसा भी लिमिटेड था 1,20,000 का। तो आप पहले इनका टोटल कर लीजिए, आपके पास कितना आता है सर? इनका टोटल 1 लाख आता है, यानी कि अब इन्वेस्टमेंट करने को बचे हैं 20,000। अब इन्वेस्टमेंट करने को बचे हैं 20,000 और इनसे जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो 1,20,000। अब चौथी रैंक पर हमने डाला था बेटा प्रोजेक्ट डी, बट इस ये तो कह रहा है मैं तो 30,000 पे लूंगा, ये तो कह रहा है मैं तो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करवाऊंगा और 11,200 कमाऊंगा। मैंने कहा भाई उतने पैसे तो है नहीं। कह रहा चलो सर आपके पास जितने आप उतने कर दो। मैंने कहा 20,000 तो 11,200 रुपए कमाएंगे 30,000 रुपए लगाकर। बेटा हम तो 20,000 रुपए लगाने वाले हैं, तो यानी कि इससे जो रिटर्न आ रहा है 7467। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई आपको यहां तक की? बोलो जी। सो दिस इज अ कैटेगरी वेयर यू आर गिवन विद द डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज 55,567। अब पहले बच्चा बात समझ में आई? बोलो जी। चलो अब मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। एक सिचुएशन मान लो, एज्यूम क्वेश्चन सेज प्रोजेक्ट 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 लेट्स सपोज सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लो एग्जामिनर कह देता कि भाई सी और डी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसका मतलब पहले तो क्या हुआ सर? इसका मतलब अब सी और डी में से कोई एक आएगा। अब सी और डी में से कौन सा आएगा? तो ऑब्वियसली सी सिलेक्ट होगा बेटा बेस्ड ऑन दिस। इन दिस केस प्रोजेक्ट सी वुड बी सिलेक्टेड। बोलो जी बोलो। अगर हम सी को सिलेक्ट करते हैं देन कंसीडर ओनली प्रोजेक्ट ए बी सी एंड ई फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या पहले बच्चा बात समझ आ गई? भाई अब हम डी को बिल्कुल ही बाहर कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाल दिया। तो कई बार एग्जामिनर इस तरीके से पॉइंट देता है जो मैंने दूसरी कैटेगरी बताई। अभी तक तो ये आया नहीं है बट यू नेवर नो कब पेपर में आ जाए। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अब जिसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट का मतलब पता है उसके लिए तो बकवास सी चीज है। क्या सर ये भी कोई बात है क्या? इतनी आसान सी बात है ना? जिसको आता है उसके लिए तो आसान है, बट जिसको पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है रट्टा मार के बेटा वो तो बड़ा परेशानी रहेगा क्या करना है ना? तो हमें पता है सी और डी में से शादी में से कोई एक, तो कोई एक बेटा क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट सी। तो अब बचा क्या? ए बी सी और ई। तो उस केस में ऊपर वाले 3 सेम रहेंगे, लास्ट वाले में इन्वेस्टमेंट बेटा ए में हो जाएगा। पहले बात समझ आई? अब लास्ट वाले में सिर्फ ए बचेगा और कोई बचेगा नहीं। चलिए कॉपी करिए बेटा क्वेश्चन नंबर, पहले कॉपी करो जल्दी से। अच्छा मैं आपको आगे बात बता दूं, आई हैव केप्ट क्या आज मैंने आपके लिए ओपन हाउस सेशन रखा है, तो आप बच्चे चाहें तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। टाइम है बेटा कितने बजे का? 6:15 6:15 इट इज। टाइम इज 6:15, 6:15 बजे है। तो आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हाँ जी बेटा, प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए ही है वो, सिर्फ दैट इज ओनली फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। बेटा अंशिका सिंपल सा आंसर है बेटा, सी और डी में से जिसका पीआई या एनपीवी जो भी है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। नहीं बेटा हर बार प्लस और आइकॉनिक का होता है बेटा अवनीश। तो दोनों में से जिसका ज्यादा होगा वो सिलेक्ट होगा, बात खत्म है ना? नहीं बेटा सबके लिए है बेटा, प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए है, दोनों के लिए है बच्चा, दोनों के लिए है बेटा। उसमें हम डांस करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? अबे पढ़ ले पहले नलायक, अभी कॉपी के लिए पूछूंगा ना यही बच्चे होंगे, है ना? अब यही वाले बच्चे होंगे जो सबसे पहले कहेंगे वेट वेट वेट। बेटा लिंक आप मेरे कम्युनिटी वाले पेज पर जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। करिए बेटा कॉपी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। बेटा आपके डाउट्स होंगे, आपने जो बात करनी है अपने डाउट पूछने हैं, पूछ लो सिंपल। आप ही के डाउट्स होंगे, मैंने उसमें कुछ नहीं पढ़ाना। बेटा इंडिविजुअल अभी पढ़ाया नहीं, वेट करो ना, थोड़ा पेशेंस रखा करो, पेशेंस रखा करो। बेटा डिविजिबल का मतलब है प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट प्रोपोर्शनेटली, जितना मन करे उतना पैसा लगा दो। करिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बेटा फास्ट, आपने बहुत ज्यादा समय लगा दिया, मेरी उम्मीदों से कहीं गुना ज्यादा। आ जाइए बेटा, सह लूंगा मैं, ये गम भी सह लूंगा, ये दुख भी सह लूंगा, तू टेंशन मत ले। हो गया भाई कॉपी? नहीं बेटा फेस टू फेस नहीं होगा दोस्त मेरे।
अबे बबलू वालो भाई, तुम मेरी ना जिंदगी में बहुत ज्यादा बबलू बना दोगे, है ना। मेरा एजम्पशन नहीं है, वो एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है। करिए बेटा, नेक्स्ट फटाफट से कंप्लीट करिए, मैं आपके साथ आगे चलूं। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूं बेटा इसी की एक और कैटेगरी पर। तो आर यू गाइस रेडी? एक और कैटेगरी पर चलिए अब हम। चलिए एक और क्वेश्चन बेटा इसी कैटेगरी का फटाफट से। ओहो, ये क्या हुआ? चलो, ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया 14 का। चलो अब हम यहां पर, आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया बेटा आपने। तो अब इस कैटेगरी का अगर हम एनपीवी बनाए तो बेटा कैसे बनेगा? इस कैटेगरी का एनपीवी अगर हम बनाए तो बेटा कैसे बनेगा? तो यहां पर हो जाएगा प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट और एनपीवी। चलिए जल्दी से बताइए मुझे। पहले तो ईबीसी एज इट इज, और लास्ट में हो जाएगा ए, और ये टोटल तो 1 20 आएगा, ये टोटल आएगा, ये 20,000 रहेगा, और बाकी सेम है 35 40 25, 35 40 25, और उसके बाद बेटा 19 318 700, 19 318 700, 10,100, और लास्ट में हो जाएगा बेटा ए का। ए में था 50,000 15,400, तो बेटा ये हो जाएगा 15,400 50,000। हम पैसा लगाना है 20,000, तो आप बता रहे बेटा 6160। तो अगर हम इसका टोटल कर ले तो कितना होता है? 10 100 6160, अच्छा हमने निकाल दिया 54,260। पहले बेटा बात समझ में आ रही, उसका भी मैंने कर दिया। ये कौन सा हो गया? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्लस हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस हमारे पास डिविजिबल। ये बेटा तीनों का कॉम्बिनेशन बता दिया किस तरीके से आ सकता है। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। अब हम अगली एजम्पशन लेते हैं। अब हम कहते हैं एज्यूम। आप क्या एज्यूम कर लो? एज्यूम कर लो ऑल प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल। आप मान लो बेटा अब सारे के सारे प्रोजेक्ट कैसे हैं? इंडिविजिबल है। अब इस कैटेगरी में काम कैसे होगा? तो बेटा आइए मैं आपको समझा देता हूं करना कैसे है। करोगे तो आप ही बाद में आराम से घर पर, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलो आइए जरा समझते हैं। बेटा यहां पर ना आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास 5 प्रोजेक्ट है ABCDE। हमें पता है कम से कम 3 प्रोजेक्ट तो हमारे लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम 3 प्रोजेक्ट तो हमारे इन्वेस्ट होंगे। चौथा लगेगा नहीं, तो 3 में ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 प्रोजेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे कैसे, आइए जरा समझते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हमारे पास, मैं ए से शुरू करूंगा, ए बी और सी। प्लीज ध्यान से समझ लेना, ये मैं एक ही बार बताऊंगा, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूं। मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं, आई विल नॉट रिपीट इट। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आया बाद में देखेगा, क्योंकि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द पर्पस कि आपको समझ में आ जाए, बस कि बाई चांस पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। और पेपर में आया भी हुआ, बट छोटा सा क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो पहला बनेगा बेटा एबीसी। अब मैं सबसे लास्ट वाले कॉलम को चेंज करूंगा, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। मैं इसकी जगह बी ले आऊंगा और मैं इसकी जगह ई ले आऊंगा। मैं हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच पर चलूंगा, मैं हमेशा टॉप से बॉटम अप्रोच पर चलूंगा। तो ए बी पहले फिक्स करा, मैंने क्या करा, ए और बी को मैंने कांस्टेंट करा। दिस इज व्हाट आई केप्ट टू बी द कांस्टेंट। ये दोनों मैंने बेटा कांस्टेंट रखे, इसको बदलता गया। अब ये तो हो चुका, अब ये वाला कार्यक्रम तो निपट चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेंटर वाली या मिडल वाली प्लेस को बदलेंगे। तो अब मैं बी की जगह ले आता हूं सी। तो ए सी के बाद क्या आता है? डी। फिर ए सी के बाद आता है ई। बेटा ये वाला कॉम्बिनेशन भी मेरा डन हो गया। यहां पर ए और सी, ए और सी, ये भी डन। अब मैं ए के बाद बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी को लेकर आएंगे। तो अब हम ले आएंगे ए डी ई। अब इस कॉम्बिनेशन में तो कांस्टेंट ही सिर्फ ये वाली वैल्यू है, बात खत्म। इसके आगे कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। अब हम सबसे पहले वाले वर्ड को बदलते हैं। तो अब ए की जगह स्टार्ट होगा बी सी डी। मैंने आपको बोला उल्टा नहीं चलना, फ्रंट में डाउनवर्ड चलना है। अब आप फिर बी सी ई बन जाएगा। अब फिर से यहां पर बी और सी बेटा कांस्टेंट हो चुकी है, ये सीरीज खत्म हो चुकी है। तो सेंटर नंबर बदल दो। सेंटर नंबर क्या हो जाएगा? सी की जगह बी डी ई हो गया, ये सेंटर नंबर बदल गया। अब इसमें और कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, तो छੱਡो वाले। अब सेंटर वाली सीरीज भी खत्म हो गई, सेंटर वाली सीरीज भी खत्म हो गई। अब हम चलेंगे बेटा कहां से? अब हम चलेंगे फर्स्ट लेटर को। फर्स्ट लेटर को बदलकर कर देंगे सी, सी के बाद डी और ई। बेटा इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, दैट्स ऑल। अब आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन सोच लो वो सब इसमें आ गए। ठीक है, अब जैसे हमारे बेटा उल्टे सीधे हमारे परम ज्ञानी यश भाई कहते हैं सर बी ए सी, बेटा ये तो रहा। मैंने बोला था सारे कॉम्बिनेशन बेटा यहीं पर बन जाएंगे, सारे कॉम्बिनेशन यहीं पर बन जाएंगे। अपने ढूंढ लेना बेटा, बेटे तो तेरे घर पर होगा ना, बेटे तो तेरे घर पर होगा, यहाँ ढूंढ रहा है तू सोने के लिए, बेटे तो घर पर मिलेगा तेरे को। अब पहले बच्चों बात समझ में आ गई। अब जैसे मर्जी ढूंढ लेना बेटा, सारे कॉम्बिनेशन इसमें है। तो मैंने तरीका बता दिया, सबसे पहले लास्ट वाले को, पहले वो पूरा करो, फिर मिडिल, फिर फर्स्ट एंड सो ऑन। आपको ऊपर से नीचे जाना, उल्टा मत चलना, उल्टा चलोगे तो परेशान हो जाओगे। अब क्या करना पड़ेगा सर? अब कुछ नहीं बेटा, अब इन सबका टाइम पास करना है। ये प्रोजेक्ट्स है, इनकी इन्वेस्टमेंट निकालो और इनका एनपीवी निकालो। जैसे कि हम कहेंगे एबीसी, तो एबीसी का इन्वेस्टमेंट कितना? 50 40 90 90 और 25, 1,15,000 इन्वेस्टमेंट, 1,15। एनपीवी बेटा कितना हो जाएगा? 15,400, फिर 18,700 और 10,100, 44,200। तो इसका बन गया बेटा 44,200। फिर मैं एक और कर देता हूं एबीडी। तो अब मैं एबीडी का करूंगा, तो ए बी और डी, तो 50 40 90, 1,20,000 एग्जैक्ट बन गया ये तो सर ये बन गया एग्जैक्टली 1,20। अब आप इसका वो निकाल लो, क्या नाम है, एनपीवी। तो बेटा ए बी डी 45,300 आप बता रहे हो, तो ये बन गया 45,300 एंड सो ऑन। आप खेलते रहोगे और आप क्या करोगे? सिलेक्ट वेयर एनपीवी इज मैक्सिमम।
ठीक है जी। ये तरीका होता है जब आपके पास कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा सीडीई तक। पहले समझ में आ गया? तो ये सबका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आप जाकर ये सारा काम कर पाओगे। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलिए तो अब आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट, शाबाश जल्दी से। अबे बैच लाइक, अरे इसमें क्या कॉपी करना है लाइक, इसमें भी तुम्हें कॉपी करना है। हो गया बच्चों यहां तक? ये वाला हो गया भाई जिसका भी था, ये तो इसमें तो कुछ था ही नहीं बेटा, ये तो सिंपल वाला था ये। डन हो गया बेटा? अब आप ये करिए फटाफट से जल्दी से। ले भाई, हो गया, एक सेकंड, चलो कॉपी करो। अरे तूने कहा था एक सेकंड हो गया बेटा, एक सेकंड बार बार थोड़ी होगा नालायक। बेटा 4 प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकते ना पॉसिबल, तो एबीसीडी क्यों लूंगा भाई मेरे? अभी तो आपको समझाया था, आप मैक्सिमम एक बार में 3 ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो बेटा। बेटा कोई बात नहीं, अब मुझे नहीं पता था ना पहली बार में कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो इसीलिए हम कैलकुलेट तो सारे ऑप्शंस करेंगे, जो नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे भाई। ऑप्शन तो सारे देखने पड़ेगा, हमें थोड़ी पता कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। मेरे को कोई भगवान जी ने सपने में आके थोड़ी बताया या एग्जामिनर बेटा तेरे को आंसर पेपर के ऊपर लिख के थोड़ी देगा ये वाला वैलिड नहीं है, ये मत करना। बेटा कुछ भी हो सकता है, हम तो सारे ऑप्शन निकाल के देखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं, कर लो सर कर लो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काम हो गया है। सर सर अब क्या करवाने वाले हो? तो मैंने कहा चलो जी, अब हम चलने वाले हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा अगला टेक्निक, जिसमें लगेगा अब आपका बहुत ज्यादा दिमाग। सरताज बेटा ये कल मैंने बताया था, ये बेटा कल मैंने बताया था 5 से लेकर 9 तक के आईआरआर और एपीवी फैक्टर निकालो और एम प्लस एम प्लस एम प्लस दबाते जाओ 5 से 9 तक, फिर एमआरसी दबा देना, ये आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त? चलो अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। सर आगे कहां? आइए आइए दोस्तों आइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपका प्लेन एक नई दुनिया में लेकर चलने वाले हैं। अब हम आपको अगले लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। तो बेटा पलंग के तकियों से अपने आप को ढक लीजिए, क्योंकि कई बच्चे अब आपके नींद में जाने वाले हैं। कई बच्चे इस विमान में बेटा कई बच्चे झटके खाते हुए उठेंगे, उनको एकदम से पलंग से नीचे गिरेंगे और कहेंगे उई माँ ये क्या हुआ, है ना? तो ये जो उई माँ वाले बच्चे हैं, उई माँ ये क्या हो गया, है ना? तो बस अभी इनका उई माँ निकलेगा और पता चलेगा पलंग पे लेटे लेटे इनको मम्मी की पीछे से थप्पड़ पड़ा था और मम्मी आई उई माँ ले मैं तेरा निकाल क्यों उई माँ, है ना? और इनको लगेंगे बेटा बहुत सारे कांटे। पहले बात समझ में आ गई? चलो अब हम बात करते हैं अपनी इस टेक्निक की। मैं अब आपको पहले कुछ इस टेक्निक के बारे में बताना चाहूंगा। मैं लगभग बाकी बची हुई क्लास सिर्फ इस टेक्निक के बारे के कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं पूरी कोशिश और शिद्दत से कोशिश करूंगा कि आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाए। तो जिन बच्चों को लॉजिक समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, वरना 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 ये क्लास दोबारा देख के समझ लेना और क्या लायक हो तुम, क्या सोच रहे हो सर आगे बढ़ जाएंगे ना, वरना ये क्लास दोबारा देखना तो समझ में आएगा। तो बेटा अब हाँ जी, अब आपको मेरे साथ साथ लॉजिक समझने पड़ेंगे और दिमाग और बुद्धि बेटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले बच्चा मेरी बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। चलिए आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक सर कौन सा टॉपिक? मैंने कहा सुनो दोस्तों सुनो, कैसे समझा? चलो बेटा मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बता रहा, अब हम नॉर्मल तरीके से अपना बात करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, लो जी, मैं आपके सामने एक सबसे पहले सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं एंड सबसे पहला सवाल है, मान लो एक स्कीम है जो कहती है 1 लाख लगाओ, आज 1 लाख लगाओ और इसके बदले 2 लाख ले जाओ, पैसा डबल। पहले बेटा बात समझ आ रही है? पैसा डबल, जी हाँ, लक्ष्मी चिट फंड। बस फर्क ये है वो 21 दिन में पैसा डबल करते हैं बेटा, ये 9.5 साल में पैसा डबल करते हैं। क्या पहले बात समझ आ रही है? वो 21 दिन में पैसा डबल कर रहे हैं, ये 9.5 साल में पैसा डबल कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ लक्ष्मी चिट फंड पहली बात, है ना? अब मुझे बताओ आपको ये स्कीम देखकर कैसा लग रहा है? बच्चे कह रहे हैं रहने दो सर रहने दो, ऐसा थोड़ी है ना? अनुराधा को ढूंढ लो सर, वही ज्यादा बेटर है। अनुराधा को ढूंढ लो, वही ज्यादा बेटर है ना? नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बेकार है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, स्कीम बंद कर दो, शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, आप सब बच्चे इनकम टैक्स पढ़े लिखे हो? इनकम टैक्स पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? हाँ, इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है बेटा, सेक्शन 80C, सेक्शन 80C डिडक्शंस। उसके अंदर एक डिडक्शन आती है किसान विकास पत्र, आती है बेटा, किसान विकास पत्र में पैसा लगाया। हाँ, केवीपी जिसको हम बोलते हैं बेटा, दिस इज केवीपी। अब पहले बेटा बात समझ आ रही है? दिस इज केवीपी। केवीपी की स्कीम बनी ही ऐसे है
जो कहती है जितना पैसा दोगे हम उसको डबल कर देंगे, जितना पैसा दोगे हम उसको डबल कर देंगे, बट बस वो ईयर्स बदलते रहते हैं। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स ने जब इसमें एक बार पैसा लगाया था, मेरे को पता नहीं धुंधला धुंधला सा याद है, तो उस टाइम पर ये 5 साल या 5.5 साल होता था, मतलब उस टाइम पर 5 या 5.5 साल में आपका पैसा डबल होता था, जो आज बढ़ते बढ़ते मुझे नहीं पता आज कितना, मैंने तो अंदाजे से हाइपोथेटिकली 9.5 साल लिख दिया, मैंने तो अंदाजे से हाइपोथेटिकली 9.5 साल लिख दिया, मुझे नहीं पता आज डेट में कितना है। बट पहले बच्चा बात समझ में आ रही है आपको? अब हम ये कहते हैं सर देखो, जब भी आपको बोला जाता है ना कि आपको कैसी लगी ये स्कीम, तो बेटा हम उसे बोलते हैं सर हमें चेक करना पड़ेगा ये स्कीम रिटर्न कितना देती है। विदाउट आइडेंटिफाइंग द रिटर्न्स यू कांट से कि ये स्कीम कितना रिटर्न दे रही है, या ये अच्छी है या बुरी है या कैसी है। आपने वो एक ऐड देखी होगी, काफी पहले आती थी, छोटे बच्चे की आती थी, पता नहीं बड़ा था, वो उसमें पूछता था ये गाड़ी अच्छी है या बुरी, तो कहती है गाड़ी कितना देती है, तो दूसरे के पास जाता है फिर पूछता है ये कितना देती है, तो बाद में पता चलता है वो सबसे माइलेज की बातें कर रहा है, और वो फाइनल कहता है कि भाई साहब ये मारुति कंपनी की गाड़ी है जो सबसे ज्यादा माइलेज देती है, कुछ ऐसे साथ मेरे को याद आ रहा है ना, मारुति कंपनी की गाड़ी है जो सबसे ज्यादा माइलेज देती है ना। अब बेटा यही यहाँ पर हम कहते हैं देखो सर हमने तो बचपन से पढ़ा है A = P 1 + R की पावर, हमने कहा ओके आपको पैसा मिलेगा 2 लाख, 2 लाख आज मिल रहा है 1 लाख 1 + R पता नहीं है बट 9.5 साल में, तो इसका मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख = 1 + R की पावर 9.5, इसका मतलब 2 = 1 / 9.5 = 1 + R। तो अब आप मुझे बता दीजिए 1 + R की वैल्यू कितनी। ये बेटा मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक में, वहां पर मैंने आपको बताया था सिंपल होता है अंडर रूट प्रेस करना बेटा 13 टाइम्स, फिर आपको करना है -1, फिर करना है डिवाइडेड बाय 9.5 और फिर +1 मल्टीप्लाई = दोनों की, अरे 12 बार कर लो कोई फर्क नहीं है, 12 करो 13 करो डज नॉट मैटर, चलो बट जितने बार मल्टीप्लाई उतनी बार डिवाइड। तो आप में से एक बच्चा आंसर दे रहा है सर इट इज 1.0756 अप्रोक्सीमेटली, ये आ गया तो बेटा आर की वैल्यू हो गई 0.0757, तो आर हो गया बेटा 7.57%, आर का वैल्यू आ गया बेटा 7.57%। पहले बेटा ये वाली बात समझ में आ गई, आर का मतलब हो गया 7.57%, यानी कि ये वाली स्कीम बेटा इतना रिटर्न जनरेट करती है। और मैं अगर ध्यान से देखूं बेटा तो ये स्कीम जो है बेटा अच्छी स्कीम की कैटेगरी में आएगी, एफडी से कंपेयर करो तो काफी अच्छा रिटर्न है, प्लस इस पे टैक्स सेविंग अलग से मिलती है, वो हम काउंट नहीं कर रहे अभी, बट एफडी से तो बेटा रिटर्न है, तो जो बच्चे पहले कहते बेकार है बेकार है बेकार है, अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कुछ बेकार नहीं होता, पहले आपको कंपैरिजंस करने होते हैं। बेटा ये जो आपने आर निकाला ये बेसिकली क्या बन गया इसका, ये मेरा रेट ऑफ रिटर्न बन गया बेटा, ये मेरा रेट ऑफ रिटर्न बन गया है ना, कि ये स्कीम पे कितना रिटर्न कमाया। बेटा ये जो रिटर्न होता है एफएम में इस चैप्टर में अपन इसी को क्या बोल देते हैं आईआरआर, बस इतनी सी तो बात है, हो गया बेटा आईआरआर खत्म, दैट्स ऑल। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है बेटा इसी को हम बोल देते हैं हमारा आईआरआर। तो आईआरआर का बेसिक मतलब क्या हो गया, पहले तो आईआरआर की फुल फॉर्म होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हम पहले इसका कांसेप्ट समझे तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सिंपल भाषा में बोले तो दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड ऑन अ प्रोजेक्ट, सिंपल भाषा में दिस इज अ रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज जनरेटेड ऑन अ प्रोजेक्ट, सिंपल भाषा में बेटा यही वाला कांसेप्ट आएगा, ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो हमने अपने प्रोजेक्ट से जनरेट करा। बात तो ठीक है ना, चलो अब जरा थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सर क्या सारी स्कीम इसी प्रकार की होंगी जो आपने दिखाई, वन टाइम पैसा आ रहा है वन टाइम पैसा जा रहा है, तो आंसर इज नो। स्कीम्स मल्टीपल तरह की होती हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक स्कीम होगी वो कहेगी भाई साहब आप ना एक काम करो 25,000 रुपए जमा करो प्रति वर्ष अगले 5 सालों तक, एंड उसके बदले आपको हम देंगे मान लेते हैं 30,000 पर एनम फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। बेटा ये बता दिया भाई, कह रहे हैं आज आप 25,000 रुपए दे दो 5 सालों तक जमा करो, फिर अगले 7 साल तक हम आपको 30,000 रुपए देते रहेंगे। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। अब ऐसी स्कीम्स में वन टाइम का पैसा आना जा रहा है, तो सर ऐसी स्कीम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था हमारी सारी की सारी टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू, हमने पढ़ा था हमारी सारी टेक्निक्स प्रेजेंट वैल्यू पर बेस्ड है, तो ये हो जाएगा P = A 1 + R की पावर n। तो अब बताओ जरा पैसा कितना जा रहा है। हम कहेंगे देखो भाई 25,000 रुपए सबसे पहले आज चला जाएगा, तो 1 + R की पावर 0, फिर 25,000 रुपए एक साल बाद जाएगा, फिर अगला 25,000 रुपए दूसरे साल जाएगा, फिर अगला 25,000 रुपए बेटा तीसरे साल भी जाएगा, और लास्ट में 25,000 चौथे साल जाएगा बेटा। बोलो जी बोलो। तो 5 बार आपने 5 साल तक पैसा दे दिया, फोर्थ का इंडिया फिफ्थ का बिगिनिंग एक ही बात है, क्योंकि पैसा तो आप कब देते हो बेटा, पैसा तो आप बिगिनिंग में देते हो, तो बिगिनिंग में पैसा चला गया 5 साल का 5 इंस्टॉलमेंट। अब ये पैसा कितने के बराबर, सर 30,000 रुपए अगले 7 साल आएंगे। तो अब मैं क्या बोल दूं, ये तो एंड पर मिलेंगे, कंपनी तो हमेशा एंड ऑफ द ईयर पर पेमेंट करती है, तो 30,000 के साथ मैं PVAF लगा देता हूं अगले 7 साल का बेटा। अगले 7 साल का मतलब 5 साल हो चुके हैं, तो R कॉमा ये हो जाएगा बेटा 6 से लेकर 13 तक, 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 12 तक आएगा, 12 तक आएगा। तो बेटा ये हमारे अगले 7 साल का हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको सॉल्व करके R निकाल सकता हूं, क्या मैं इसको सॉल्व करके अपना R निकाल सकता हूं? बेटा जो R निकलेगा वही मेरा IRR बन जाएगा, सिंपल, जैसे भी हमने पहले करा था। बोलो जी। आदित्य, मृदुल, ईशा, बिस्वा, बेटा ये 4 बच्चे ना कल मुझे प्लीज अपनी नोटबुक चेक करवाना कि आपने इसका R कैसे निकाला, ठीक है बेटा। आप ये 4 बच्चे ना कल मुझे प्लीज अपनी नोटबुक चेक करवाना कि आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करोगे। देखो मुझे तो आती नहीं है, तुम अपने आप निकाल के दिमाग लगा के बता देना कि बेटा तुमने मैथ कैसे निकाली, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो आप कल मुझे चारों के चारों बच्चे कल ही अपना आंसर देना, वेरी गुड, आई विल चेक दैट आंसर। अब मजा आ गया बेटा। चलो अब बेटा ये तो फिर भी एक लिमिटेड स्कीम है, ये तो फिर भी एक लिमिटेड स्कीम है, समझ लो पहले मेरी बात। अब यहां भी फिर भी आसान है कि पैसा सेम है, बहुत बार पैसा भी अलग अलग अमाउंट होता है, आता अलग अलग अमाउंट है, बहुत कुछ होता है। मार्केट में इतनी सारी स्कीम्स है जिसका कोई अंत हिसाब नहीं है, पहले मेरी बात समझ आई बेटा, पहले मेरी बात समझ आई। मार्केट में देयर आर 10 नंबर ऑफ स्कीम्स जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सर हम कैसे जाने और कैसे पहचाने कि हमारे लिए कौन सी द बेस्ट है, हम कैसे जाने और पहचाने कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट है? तो मैंने कहा चलिए अब मैं चलता हूं बेटा आगे, ठीक है। चलो अब हमें कोई ना कोई एक कंक्लूसिव तरीका बनाना पड़ेगा जिससे हम सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, मतलब जिससे हम किसी भी तरीके के आंसर निकाल सके। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना,
हियर वी स्टार्ट। बेटा हमने पढ़ा a इज इक्वल टू पी वन प्लस आर की पावर n, दूसरे शब्दों में p हो गया a इंटू वन प्लस आर की पावर n, राइट। अब हम ये बात पहले भी समझ चुके हैं, जो अब मैं समझाने जा रहा हूं। बेटा ये वाला हिस्सा होता है, कौन सा वाला सर? बेटा मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। ये वाला हिस्सा क्या होगा? इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ a। भाई हमारे पास a का क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि ये वन प्लस आर क्या है। मतलब सर मैंने कहा मान लो इफ a इज अ सिंगल अमाउंट, जैसा हमारे पहले वाले क्वेश्चन में था एग्जांपल में, अगर a मेरा सिंगल अमाउंट है तो बच्चों बताओ क्या मैं बोलूं p इज इक्वल टू a इंटू pdf r कॉमा n। ये बन जाएगा बेटा मेरे पास pdf r कॉमा n। ओके, अब ये p का मतलब क्या था दोस्तों, जल्दी से बताओ। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ p? द मीनिंग ऑफ p वाज प्रिंसिपल या आउटफ्लो। तो ये बेसिकली मेरा pvco बन जाएगा। this would practically become my pvco, and this value would become my pvci, and this value would become my pvci. so this stands at pvci minus pvco, so that stands at 0 is equal to npv। ठीक है जी, एक तरीका पहले समझ में आ गया। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन इज a is a series of cash flow of same amount। भाई a मेरे पास क्या बन चुका है? एक सीरीज बन चुका है कैश फ्लो का, और जिसका अमाउंट मेरे पास कैसा है? सेम। बहुत ध्यान से सुनना, अगले 15-20 मिनट आर वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट के लिए, अगले 15-20 मिनट आर वेरी वेरी क्रूशियल। तो ये हो जाएगा pvaf r n। अगेन यहां पर जो p है वो तो pvco बन गया, ये बेटा pvci बन गया। 0 इज इक्वल टू pvci माइनस pvco, 0 इज इक्वल टू npv। सर हमें ये बात समझ नहीं आई कि यहां पर आपने npv 0 कैसे कर दिया। मैंने कहा देखो दोस्तों, हम अभी तक के टॉपिक में कर क्या रहे थे? हम यही तो कर रहे थे बेटा, प्रैक्टिकली ये मेरा pvco था और प्रैक्टिकली ये मेरा pvci था। मैं इन दोनों को इक्वेट करके अपना आर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं इन दोनों को इक्वेट करके आर निकाल रहा था। सर थोड़ा और डिटेल में, मैंने कहा डिटेल में जाने के लिए पहले अब ये समझना पड़ेगा डायग्राम। अब हम पहले समझते हैं बेटा एनपीवी के बारे में वापस। सर एनपीवी की कैलकुलेशन हम करते थे, अभी तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा एनपीवी कैलकुलेशन करते थे, और हम इसके लिए आर का इस्तेमाल करते थे। वी यूज आर। बेटा ये आर प्रैक्टिकली क्या होता था? ये आर प्रैक्टिकली मेरी कॉस्ट होती थी कि भाई मुझे कितना कम से कम कमाना है। सो दिस वाज प्रैक्टिकली आवर कॉस्ट। एम आई राइट दोस्तों? This was practically our cost which we were supposed to be there। हम कहते थे ना ये मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, या फिर अपन इसको क्या बोलते थे बेटा, अलग अलग नाम बोलते थे। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये आर क्या होता है? सर ये आर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या ये आर होता था कट ऑफ रेट, या ये आपका आर होता था बेटा मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, या आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मर्जी बोलते बेटा, बड़े सारे नाम दिए थे। हम इस वाले रेट पर एनपीवी निकालते थे, और एनपीवी या तो बेटा पॉजिटिव आता था, या नेगेटिव आता था, या जीरो, जो भी आता था। या तो आप एक्सेप्ट करते थे या रिजेक्ट करते थे। पहले इतनी बात समझ में आ गई आपको? पहले इतनी बात समझ में आ गई? अब 2 मिनट के लिए बुद्धि लगाना, एक ही डायलॉग है पूरे टॉपिक के लिए। बेटा बताओ आईआरआर क्या है? आईआरआर क्या है? तो क्या मैं बोलूं आईआरआर मेरी इनकम है? क्या मैं बोलूं आईआरआर मेरी इनकम है? भाई वो इनकम जिस पर मैं कमा रहा हूं अपने प्रोजेक्ट से। तो आईआरआर मेरी है इनकम, आईआरआर है मेरी इनकम। जबकि ये वाला आर क्या है मेरी? जबकि ये वाला आर क्या है मेरी? कॉस्ट। अब जरा सोचना 2 मिनट के लिए, अगर मैं अपनी कॉस्ट को अपनी इनकम के बराबर पुट कर दूं, अगर मैं अपनी कॉस्ट को अपनी इनकम के बराबर पुट कर दूं, तो बताना मेरा प्रॉफिट कितना होगा? मेरा प्रॉफिट 0 होगा। सो दैट इज व्हाई यहां पर एनपीवी हमेशा क्या होता है? 0। दैट इज द बेस वी आर यूजिंग। हम कहेंगे सर देखो अब हम आर निकालना चाहते हैं जो हमें नहीं पता, तो हम कह रहे हैं अब आप एक ऐसा आर ढूंढो, अब आप एक ऐसा आर ढूंढो, फाइंड आर सो दैट एनपीवी बिकम्स 0। आप ऐसा आर ढूंढो जिस पर प्रॉफिट 0 हो जाए, क्योंकि आर तो कॉस्ट होता है। आप ऐसा आर ढूंढो जिस पर प्रॉफिट 0 हो जाए, तो बेटा वो आर ही तो आईआरआर हो जाएगा, वो आर मेरा आईआरआर हो जाएगा। अब आईआरआर मेरा इनकम है। अब जो ये निकलेगा हम इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, एंड देन वी विल डू अ डिसीजन मेकिंग। अब पहले बात और लॉजिक समझ में आया पहले तो आईआरआर का। तो भाई आईआरआर एक ऐसी टेक्निक है, आईआरआर एक ऐसा रेट है जहां पर मेरा जो मेरे को जनरेट कर रहा हूं मैं, अब मैं एनपीवी निकालते हुए अपनी कॉस्ट को आईआरआर के बराबर पुट कर दूं, मैं एनपीवी निकालते हुए अब यानी कि प्रॉफिट निकालते हुए अपनी कॉस्ट को आईआरआर के बराबर पुट कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रॉफिट 0 होगा, और वो जो रेट है वही मेरा आईआरआर हो जाएगा। सो आई गेस अब आपको पहले बात समझ में आई है। पहले तो बेटा मतलब समझना है, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द मीनिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द मीनिंग। नहीं बेटा गलत बोल रहे हो बेटा, इट इज नॉट अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तो कॉस्ट का ही होता है, जहां पर कॉस्ट 0। मैं तो कह रहा हूं इनकम निकाल रहे हैं बेटा, दोनों अलग है, दोनों चीजें अलग है, दोनों को मिक्स मत करो, जबरदस्ती आप कंफ्यूज हो गए। तो अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो आईआरआर का मतलब हो गया हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब हो गया हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली ये हमें क्या बताता है सर? ये हमें बताता है इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड ऑन द प्रोजेक्ट, जो आप एक प्रोजेक्ट पर कमाओगे, जो आप एक प्रोजेक्ट पर कमाओगे, ये बेटा वो वाली रेट ऑफ रिटर्न है। दूसरे शब्दों में बोले, इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट एट विच एनपीवी इज 0। भाई आपने देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, एनपीवी निकालते हुए हम आर यूज करते हैं, जो आर होता है वो मेरी कॉस्ट होती है, जो आर होता है वो तो मेरी कॉस्ट होती है। अब मैं ये कह रहा हूं मैं अपनी कॉस्ट को इनकम के बराबर पुट कर रहा हूं, मैं अपनी कॉस्ट को इनकम के बराबर पुट कर रहा हूं। अगर कॉस्ट और इनकम बराबर हो गए तो प्रॉफिट 0। आइए एक बात देखते हैं,
जैसे ये वाला एग्जांपल था, मान लो दिस वाज द एग्जांपल, हमने आर निकाला 7.57%। अब इसी को एक और तरीके से देखें तो बेटा बताइए इसमें आउटफ्लो कितना लग रहा है सर, 1 लाख रुपए का आउटफ्लो लग रहा है और पीवी फैक्टर कितना। अब मैं पहले पीवी फैक्टर को आईआरआर के बराबर ले लेता हूं, दैट इज 7.70, तो बेटा ये हो जाएगा 1 लाख * 1 इज इक्वल टू 1 लाख। अब मैं इसका इनफ्लो निकालता हूं, लेट मी कैलकुलेट द इनफ्लो। बेटा लैग तो कोई नहीं है यार, अब देखो लैग तो है नहीं है, मत खेलो यार, लैग है, कोई भी लैग नहीं है बेटा, देयर इज नो लैग, देयर इज नो लैग, कोई लैग नहीं है। चलिए अब हम इनफ्लो की बात करें, हमारे पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं, हमारे पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं और मेरा पीवी फैक्टर बेटा कितना है 7.57% और वो भी कितने साल वाला, 9.5 साल वाला। तो बेटा अब जरा मुझे ये बताओ कितना आ जाएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ये भी बेटा 1 लाख आ जाएगा। अब चेक कर लेना ये भी 1 लाख आ जाएगा। अब ये पहले तो पीवी फैक्टर कैसे निकलेगा बेटा, 9 और 10 का एवरेज कर लेगा। ये वाला नंबर कैसे निकलेगा, पहले आप निकाल लो पीवी फैक्टर फॉर 9th ईयर और उसका भी निकाल लो पीवीएफ फॉर 10th ईयर, ठीक है, पहले ये दोनों निकाल लो। बताओ जरा मुझे कितने कितने आ रही है दोनों। तो 1.0757 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आता है बेटा 0.518 या 519 कर लो, राउंड अप करना है तो, या 5185 कर लो। और इधर वाला कितना आ जाएगा, ये आता है 0.4820। अब मैं इन दोनों का एवरेज कर लूंगा तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 0.4820, 0.5185 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है 0.500। तो बेटा 0.500 आ गया बेटा 1 लाख रुपए। अब बताओ यहां पर प्रॉफिट मेरा जीरो हो गया, अगर मैं एनपीवी देखूं जीरो। ये एनपीवी जीरो क्यों हुई, क्योंकि हमने यहां पर जो आर यूज करा, वो कौन सा वाला यूज करा, यूज्ड आर इक्वल टू आईआरआर इज इक्वल टू 7.57। बताओ क्या प्रैक्टिकली मेरी कॉस्ट और इनकम बराबर होंगे, आंसर इज नो। नाउ दिस 7.57 विल बी कंपेयर्ड, अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे टू टेक डिसीजन। अब देखो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे कम है तो मतलब आर इससे कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, आर मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, ये कम है तो मत करो भाई, रिजेक्ट कर दो, ये प्रोजेक्ट कम कमा, आपकी कॉस्ट ज्यादा है। दैट इज द सिंपल इंटरप्रिटेशन। आई गेस अब आप सबको बेटा मैटर पहले तो क्लियर होना चाहिए कि भाई आपके पास कैसे कैसे काम होता है। तो ये जो 2 डायलॉग मैंने आपके लिए लिखे हैं ये आपको सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। ये 2 डायलॉग क्या है, वन इज द इट इज द रिटर्न जनरेटेड और द मैक्सिमम रिटर्न, इट इज द मैक्सिमम रिटर्न जनरेटेड जो प्रोजेक्ट कमाएगा, और दूसरा बेटा ये वो रेट है जहां पर एनपीवी जीरो होगा। आई गेस पहले ये दोनों बातें क्लियर। अब हम कह रहे हैं सर इसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू द डिसीजन मेकिंग। ठीक है बेटा फर्स्ट एक काम करते हैं, पहले ये सब छोड़ के ना हम पहले फालतू बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कंसंट्रेट ऑन योर डाउट, क्योंकि आप तो रुकोगे नहीं, आप तो बार-बार पूछोगे, तो पहले मैं आपका डाउट बता देता हूं, टॉपिक बीच में थोड़ा सा छोड़ते हैं। लेट्स स्टॉप द टॉपिक, है ना, लेट्स स्टॉप द टॉपिक, होल्ड द टॉपिक, भाड़ लगा टॉपिक, पहले वो समझाओ यार कैसी बातें करते हो यार तुम। बेटा तुम छोटी सी बुद्धि है या नहीं आपके अंदर। मैंने अभी आपको बताया 9 9.5 पर जाना है तो 9 10 का एवरेज ले लो। बेटा आपको स्टैंडर्ड वाला जो छोटी क्लास में बचपन में पढ़ते थे ना वो बातें तुम मुझसे पूछ रहे हो। आप पूछ रहे हो सर बताओ आप ना 1% के लिए आपके पास 2 रुपए है, 1% के लिए 2 रुपए तो बताओ 0.2% के लिए कितना होगा। सर आप बताओ कैसे निकालोगे, मुझे तो आता ही नहीं। आप बताओ सर कैसे निकालोगे यार, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। आपको 9.2 का निकालना है बेटा, 9 का निकाल, 10 का निकाल, डिफरेंस लेके तेरा 1 के लिए आ गया, तेरा 1 के लिए इतना है, आपको 0.2 के लिए अपने आप नहीं निकाल सकता, यूनिट नहीं मैटर है बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं यार बच्चे यार। चलिए इधर देखिए बेटा, कभी-कभी क्या होता है तुम ना बीच में इतना इरिटेट कर देते हो टॉपिक में, यार पता क्या होता है, इतना सीरियस टॉपिक, इतना मुश्किल टॉपिक चल रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें ना समझ नहीं आ रही बात की भाई, ये बातें समझ ही नहीं आती बच्चों को, जो मैं तुम्हें पिछले आधे पौने घंटे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं बच्चों को, ये दिमाग में घुसता ही नहीं है। और अभी जब मंडे की क्लास लूंगा ना तो सारे नाचते झूमते नजर आओगे, क्योंकि मैं तो इसके लॉजिक्स में जाऊंगा, फिर तुम शक्ल देखोगे यार ये क्या कर रहा है सर, फिर रिपीट। तो बेटा ध्यान से सुन लो ना यार, मतलब ऐसे मत करो यार, तुम बहुत ज्यादा बीच में इरिटेट कर देते हो कभी-कभी ना भाई, मैं भी क्या करूं। चलिए इधर देखिए, अब ये तो हो गया इसका मीनिंग कि सबसे पहले अपन कितना मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी, सबसे ज्यादा लॉजिक समझने में काम आएगी, इज दैट हम इसको निकालते हैं यूजिंग एनपीवी। हम निकालते हैं यूजिंग एनपीवी, और इस तरीके से निकालते हैं कि एनपीवी जीरो हो जाए तो उस टाइम पर रेट क्या होगा। क्या पहले बेटा बात समझ में आई। अब मैंने जैसे बोला इसके बेसिस पर दोस्तों अल्टीमेटली तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। अल्टीमेटली वी हैव टू डू द डिसीजन मेकिंग, कि दोस्त डिसीजन मेकिंग कैसे, तो बड़ा सिंपल है भाई। सबसे पहले अगर मैं जनरल रूल की बात करूं तो सिंपल है सर भाई, ये तो रेट ऑफ रिटर्न है, हम कितना कमा रहे हैं, तो सिंपल सा आंसर होगा हायर द बेटर। इट इज हायर द बेटर, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। सेकंड हमारे पास आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का गेम है तो हम कहेंगे भाई साहब आप ले लो प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट आईआरआर, जो आपके पास सबसे ज्यादा आईआरआर जनरेट कर रहा है। और तीसरा इंडिपेंडेंट। अब यहां पर थोड़ा समझना पड़ता है, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, नाउ यू हैव टू कंपेयर और चेक दिस आईआरआर विद रिगार्ड टू योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करोगे। अगर आईआरआर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, बराबर है। आईआरआर ज्यादा है मतलब कमाई ज्यादा है देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो बच्चा लोग अपन इसको करेंगे एक्सेप्ट। अगर ये वाला केस है तो अपन कर देंगे रिजेक्ट, और यहां पर आपके पास हो जाएगा मे और मे नॉट। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, अब खुद सोच के बताओ, अगर पहली वाली सिचुएशन चल रही है तो अब मुझे आंसर चाहिए, इस पॉइंट पर मेरा एनपीवी कैसा होगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा एनपीवी, बेटा एनपीवी आएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मैं कमाई ज्यादा कर रहा हूं, ऑल्दो मैं एनपीवी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही निकालता हूं भाई, एनपीवी निकलेगा तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। अब मेरी कॉस्ट कम है, कमाई ज्यादा है, तो मेरा आंसर तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। सिमिलरली यहां पर जब हम एनपीवी निकालेंगे तो वो नेगेटिव रहेगा, और यहां पर एनपीवी अगेन स्पेशल केस जीरो। क्यों? अगेन कॉस्ट इज इक्वल टू योर इनकम, हमारी कॉस्ट और इनकम बराबर हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में तो प्रॉफिट जीरो आना ही आना है। वही केस हो गया ना जहां पर आर इज इक्वल टू आईआरआर, बेसिकली योर कॉस्ट इज इक्वल टू योर आईआरआर, तो उस केस में एनपीवी जीरो होता है। अब पहले बेटा बात समझ में आई है।
अब हम आईआरआर ढूंढने के लिए रिवर्स मेथोडोलॉजी का यूज करनी है। एक तरीका तो सीधा सीधा होता है, भाई सीधा सीधा चलो आर निकाल लो। हमने कहा नहीं, हम रिवर्स मेथोडोलॉजी यूज करनी है, जहां पर हम अपने प्रॉफिट को जीरो कर कर अपनी इनकम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये ढूंढ रहे हैं कौन से रेट पर हमारा प्रॉफिट जीरो होगा, तो वही हमारी इनकम का रेट बन जाएगा। आई गेस अब पहले आप सबको समझ में आ गया है। हाँ जी, तो यहां पर आकर मैंने आपको बहुत ही बेसिक वाला आईआरआर का मतलब समझाया। मैंने अभी बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करा कि आईआरआर कैलकुलेट कैसे करेंगे। दिस इज जस्ट अ सिंपल इंटरप्रिटेशन अबाउट द मीनिंग एंड द कांसेप्ट ऑफ आईआरआर। अभी हम इसके बाद इसका प्रैक्टिकल कैसे करना होता है, हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने तो सर दो सिचुएशन बनाई, जब आईआरआर सिंगल अमाउंट हो या सीरीज हो सेम अमाउंट का। अगर यहां पर सीरीज की जगह सीरीज तो है बट डिफरेंट अमाउंट की है तो क्या होगा। तो ऐसे बड़े सारे सवाल है जिनका जवाब हमें ढूंढना है। वो सब जवाब अब हम ढूंढेंगे बेटा मंडे को, आज नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा दिमाग वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, तभी इसको ढंग से समझ पाओगे। वरना तो बेटा देखो, लास्ट में बात बता दूं, मंडे को मैं इसके स्टेप्स लिखवाऊंगा कि देखो भाई ऐसे 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 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब जिसको लॉजिक समझेगा, मैं लॉजिक भी समझाऊंगा। अब जिनको लॉजिक समझ में आ जाएंगे ठीक है, जिनको नहीं आएंगे उनके लिए वो स्टेप्स है, सिंपल सा आंसर। जिनको लॉजिक समझ में आ जाएंगे उनके लिए वो लॉजिक है, और जिनको लॉजिक नहीं समझ आएंगे उनके लिए वो स्टेप्स है, सिंपल सा आंसर। अपन ज्यादा दिमाग लगाएंगे, राइट। तो अब आप बच्चे बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, यहां से हमने कॉपी करना है बेटा। आप बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, एज यू लाइक बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एज यू लाइक, जैसे आपको अच्छा लगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट जो आपके फोटो है, बाद में बेटा इसके ऊपर माला ना चढ़ानी पड़े, बस इतना ध्यान रखना। पता चले इसके ऊपर माला चढ़ रही है, आप खुद ही ढूंढ रहे, अरे वो स्क्रीनशॉट दियो यार, अरे वो फोटो दियो यार, अरे वो ऐसे दियो, अरे वो वैसे दियो। तो बच्चे बेटा एक दूसरे से यही पूछते रहते ग्रुप में भी ना, अरे यार वो वाले दियो, अरे वो वाले दियो, अरे वो वाला दियो, अरे ये वाला सॉल्यूशन दियो, तो टाइम पास करते रहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको आराम से बाद में नोट कर लेना, मैं इसको छोड़ रहा हूं, हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको लीव कर रहा हूं, आप इसको आराम से बाद में नोट करना, स्क्रीनशॉट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है, क्या सर कल है बेटा संडे। अब संडे को मैंने आपका इंटेंशनली ऑफ करा है, यस आपने बोला था, इसलिए मैंने इंटेंशनली ऑफ करा है आपका, कि आप बच्चों को संडे का ऑफ मिले। देखो संडे का ऑफ है, आई अंडरस्टैंड, आप भी बहुत थके हुए होते हो, आपका भी एंजॉय करना बनता है, कर लेना, एंजॉय मना नहीं है, मैं बोल रहा हूं डू एंजॉय टुमारो, मतलब टेक अ ब्रेक। भाई किसी को मूवी देखना पसंद है, मूवी देखने चले जाना, किसी को अपनी सहेली के साथ घूमना पसंद है, घूम लेना, जिसको जो चीज पसंद है ना डेफिनेटली करना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस नोट बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूं, जिसको जो चीज पसंद है कर लेना। बेटा क्लास है, मैं समझ गया, सुबह को है ना क्लास, बेटा दिन तक तो खत्म ही हो जाएंगी आपकी, 1-1:30 बजे तक तो क्लास खत्म ही हो जाएगी ना बेटा। उसके बाद आप आराम से एंजॉय करो, टेक अ ब्रेक फॉर हाफ डे। अब हाफ डे का ब्रेक लो, पूरा ईमानदारी से हाफ डे का ब्रेक लो, मैं सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, आगे आपकी चॉइस है बेटा। ये ब्रेक ना जरूरी है, इससे आप वापस से एनर्जाइज हो जाओगे, बेटा एनर्जाइज हो जाओगे। एनर्जाइज होने का मतलब है कि आपके अंदर ना वापस कुछ करने की और ज्यादा पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये ब्रेक लेना जरूरी है। बाकी बीच बीच में भी आपको कभी ना कभी ब्रेक मिलते रहते हैं, कभी किसी टीचर के साथ कुछ हो जाता है तो कई बार कोई ऑफ कर देता है, कोई आगे पीछे रीशेड्यूलिंग कर देता है, दैट इज ऑलवेज देयर। बट मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा हाफ देना, संडे को अपने दोस्तों के साथ घूमो मस्ती करो। मैं बता रहा हूं बेटा आपको ये भी जरूरी है लाइफ में, दिस इज आल्सो नेसेसरी। किसी के साथ नहीं जाना, अपने माता पिता के साथ वक्त बिताओ, उनके साथ घूमो, उनके साथ बात करो, और बातें पढ़ाई को छोड़कर करना, अपने पढ़ाई की छोड़कर करना। मतलब ये मत करना कि यार सर मेरी ना पढ़ाई हो रही है, मेरे तो जीवन में दुख है, ये बातें नहीं, एक्सेप्ट पढ़ाई, बाकी बातें करना फॉर हाफ डे। बिलीव मी, उसके बाद ना आपके अंदर ना एक मोटिवेशन जागेगा कि यार मतलब यस दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जिसको जो भी पसंद है, मैं कह रहा हूं जिसको बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, जो जिसको पसंद है वो करना, बट करना जरूर। बट एक बात ध्यान बेटा, लिमिटेड। मैंने क्या बोला, लिमिटेड। मैंने बोला आपको हाफ डे रखो, हाफ डे के बाद वापस एनर्जाइज होकर पढ़ाई करनी है। समझ गए मेरी बात? हाफ डे के बाद एनर्जाइज होकर वापस पढ़ाई कर, अबे कल भी करनी है, ऐसा नहीं है बेटा कल भी करनी, मतलब कल भी करनी है पढ़ाई, बट ठीक है कल अपन ज्यादा टाइम थोड़ा मस्ती में लगाते हैं, कम टाइम थोड़ा पढ़ाई में लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। पहले बात समझ में आ गई? तो कल आप आराम से एंजॉय करो। अब हम आपसे बेटा मंडे को मिलेंगे, और मेक श्योर अब आप अच्छे से कल रिफ्रेश हो जाना, क्योंकि अगले संडे छुट्टी नहीं है, याद रखना। अगले संडे मेरी छुट्टी नहीं होगी, याद रखना, ठीक है ना। हाँ पता चले संडे ऐसे करोगे, संडे नहीं, हर संडे नहीं है ना बेटा। रिवाइज तो ऑब्वियसली करके जाना है, तो वो तो क्लास से पहले आपकी ऑडिट की क्लास मेरे ख्याल से 1:15 खत्म हो जाती है, उसके बाद आप 2 बजे मेरी क्लास होती है, तो 45 मिनट होते हैं आपके पास रिवाइज करने के लिए। अरे 1:30 होती है, कोई बात नहीं, आधा घंटा फिर भी होता है, तो फटाफट से आधे घंटे रिवाइज कर लीजिए। तो मुझे पता है तुम बेटा बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अरे मुझे पता है तुम बेटा सुपर इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है तुम्हारी बात है ना। चलो कोई बात नहीं, अब हम मिलते हैं बेटा आपसे कल, आप ये नोट कर लेना, सॉरी कल नहीं करा, परसों, सॉरी मैं भी बात बाबू को कह रहा हूं। तो अब हम आपसे मिलेंगे बेटा मंडे को। बाकी आज शाम को 6:15 आई एम टेकिंग दिस क्या बोलते हैं ओपन हाउस सेशन। तो जो बच्चे मेरे से आके गप्पे मारना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहते हैं, सो दे कैन जॉइन मी एट 6:15 ऑन अनअकैडमी ऐप। और दैट्स ऑल। चलो जाओ भागो, फुटबॉल निकल, चलो बाय बाय।